हेलो क्रशर्स, ये चल रही है क्रशअप की एनसीईआरटी सॉल्यूशंस की सीरीज जिसमें हम एक सिंगल वीडियो में सारी की सारी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस देख लेंगे। आज का हमारा टॉपिक है मैग्नेटिज्म एंड मैटर। मेरा नाम विक्रांत किरार है, मैंने आईटी खड़गपुर से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करी है और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्रशअप एग्जिस्ट करता है क्योंकि क्रशअप सभी तक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन एब्सोल्युटली फ्री में पहुंचाना चाहता है। अगर आपको भी लगता है सभी तक इक्वल अपॉर्चुनिटीज पहुंचनी चाहिए तो प्लीज क्रशअप को सपोर्ट करो, प्लीज डोनेट करो। उसके लिए आप इस क्यूआर कोड को स्कैन कर सकते हो या फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उनका यूज कर सकते हो। इससे आप डायरेक्टली क्रशअप को सपोर्ट करोगे ताकि हम और वीडियोज इस तरीके से बना पाए। साथ में आने वाली कई जनरेशन तक आप मिलियंस ऑफ स्टूडेंट्स की भी हेल्प कर रहे होगे डायरेक्टली। प्लीज सपोर्ट क्रशअप, प्लीज सपोर्ट फ्री एजुकेशन। और अब इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। Answer the following questions regarding Earth's magnetism. A vector needs three quantities for its specification. Name the three independent quantities conventionally used to specify the Earth's magnetic field. पहली बात, स्टेटमेंट 1 हमें लगेगा गलत है। कैसे गलत है? क्योंकि वेक्टर को बताने के लिए तो हमें दो ही चीजें चाहिए होती, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो ये तीन चीजें क्यों आ गई? अब इसको दोबारा सोचो कि वेक्टर को बताने के लिए हमें दो चीजें चाहिए होती है, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, वो किस दिशा में है। तो अगर हम एक 2 डायमेंशनल प्लेन की बात करें तो मैं मैग्नीट्यूड बता सकता हूँ और डायरेक्शन बता सकता हूँ कि यहाँ पर थीटा डिग्री पर वो है। तो थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, इस तरीके से अलग अलग थीटा की वैल्यू हो सकती है। मैग्नीट्यूड के जरिए आप एक 2D प्लेन में वेक्टर्स को बता सकते हो, लेकिन अगर हम 3 डायमेंशन में बात करें तो हमें 3 क्वांटिटीज बतानी पड़ेंगी कम से कम। यानी कि एक क्वांटिटी हो जाएगी मैग्नीट्यूड की, ओके इतना बड़ा हमारा वेक्टर होना चाहिए। डायरेक्शन कैसे बताओगे? ये अगर मुझे बोल दिया 30 डिग्री पर ये वेक्टर है तो 30 डिग्री कहाँ? अगर ये हमारा मीन एक्सिस है तो 30 डिग्री ऊपर भी होता है, 30 डिग्री नीचे भी होता है, 30 डिग्री इधर भी होता है, इधर भी होता है, हर तरफ 30 डिग्री इस तरीके से हो सकता है। तो वो डायरेक्शन अधूरा रह जाएगा, हमें डायरेक्शन को पूरा करना पड़ेगा। तो किस तरीके से पूरा किया जाता है? देखो, हमें ट्रू नॉर्थ पता है क्योंकि हमें डायरेक्शन के लिए एक रेफरेंस फ्रेम तो चाहिए। यही हमारा रेफरेंस फ्रेम है कि ओके नॉर्थ को हमने एक डायरेक्शन माना हुआ है। वहां से हमें अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को बताने के लिए दो डायरेक्शन के कॉम्पोनेंट चाहिए होंगे। तो पहला कंपोनेंट होता है ये। तो मैग्नेटिक नॉर्थ और ट्रू नॉर्थ के बीच में हमेशा जरूरी नहीं है कि वो सेम तरफ पॉइंट करें, है ना। तो मैग्नेटिक नॉर्थ जिधर पॉइंट करता है ये होता है हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, कि इतना डिक्लाइन हो गया यार हमारा, जहां होना चाहिए था ट्रू नॉर्थ की तरफ उस तरफ नहीं है, वहां से थोड़ा सा अलग हो गया। फिर दूसरा होता है हमारा एंगल ऑफ डिप। ठीक है, मान लो ये हमारा ट्रू नॉर्थ, हम इस तरफ आए कि यार हमारा उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन में हम ट्रू नॉर्थ की तरफ नहीं है, उससे थोड़ा सा डिक्लाइन कर गए दूसरी तरफ, और फिर वहां से एंगल ऑफ डिप नीचे की तरफ। तो हमारे पास इस तरीके से दो एंगल्स का मैं यूज करूं तो मैं डायरेक्शन एक्चुअली बता पाता हूं। तो अब एंगल आ गया, लेकिन मैग्नीट्यूड कैसे बताओगे? मैग्नीट्यूड बताने के लिए आप एक्चुअल मैग्नीट्यूड का भी यूज कर सकते हो, वर्टिकल कॉम्पोनेंट का भी यूज कर सकते हो, हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट का भी यूज कर सकते हो। अगर ये हमारा हॉरिजॉन्टल कॉम्पोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड है तो हम जो कन्वेंशनली यूज करते हैं, कन्वेंशनली कौन सा यूज करेंगे जिसको मेजर करना आसान हो? तो सबसे ज़्यादा आसान होता है हमारा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को नाप पाना। ठीक है, तो हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन कि ट्रू नॉर्थ से हमारा ये जो मैग्नेटिक मेरिडियन है वो कितने एंगल पे है, 10 डिग्री पर है, 5 डिग्री पर है, और वहाँ से एंगल ऑफ डिप कितना है, 55 डिग्री मान लो इसकी वैल्यू हो सकती है। तो ये हमारा कन्वेंशनल तरीका है अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को लिखने का। तो इसकी हम वैल्यूज लिख लेते हैं, एंगल ऑफ डिक्लिनेशन, दूसरी क्वांटिटी जो चाहिए वो थे एंगल ऑफ डिप, और तीसरी क्वांटिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। यही हमारा आंसर है। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। द एंगल ऑफ डिप एट ए लोकेशन इन सदर्न इंडिया इज अबाउट 18 डिग्री। वुड यू एक्सपेक्ट ए ग्रेटर और स्मॉलर डिप एंगल इन ब्रिटेन? तो सदर्न इंडिया कहाँ है? मान लो ये हमारा अर्थ का इक्वेटर है। सदर्न इंडिया इक्वेटर से यहाँ कहीं पर होता है, और ब्रिटेन जो है वो यहाँ कहीं पर होता है ना, इस जगह पे कहीं पर आएगा। हमारा सदर्न इंडिया यहाँ पे कहीं पर आएगा। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड एक्चुअली होता क्या है? हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से होता है, इस तरीके से, और कुछ लाइन्स यहाँ से ऐसे भी जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर जब हम नॉर्थ में जाते हैं तो हमारा एंगल ऑफ डिप बढ़ता जाता है। आप एकदम नॉर्थ पोल पे चले जाओगे, अर्थ का जो मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है,
वहाँ पर एंगल ऑफ डिप एकदम ऐसे नीचे की तरफ हो जाएगा ना, तो वहाँ पे एंगल ऑफ डिप मैक्सिमम होता है, तो हम बोलेंगे ब्रिटेन इज क्लोजर टू द नॉर्थ पोल, तो एंगल ऑफ डिप विल बी मोर। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। If you made a map of magnetic field lines at Melbourne in Australia, would the lines seem to go into the ground or come out of the ground? तो कैसे होता है, देखो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से होती हैं। आइडियल केस में तो ऐसी होनी चाहिए, ऐसा होगा नहीं, हमें यहाँ से कुछ इस तरीके से भी आती हुई दिखाई देंगी। तो अगर मैं सदर्न हेमिस्फीयर में यहाँ पर बात करूँ तो हमारे क्या बाहर निकलती हुई देखो दिखाई दे रही है, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस यहाँ पर बाहर निकलती हुई दिखाई देंगी, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा कम आउट ऑफ द ग्राउंड। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। इन विच डायरेक्शन वुड अ कंपास फ्री टू मूव इन द वर्टिकल प्लेन पॉइंट टू इफ लोकेटेड राइट ऑन द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ पोल? तो अब देखो हम यहाँ पर जो हमारा मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है वहाँ पर हैं, तो हम जानते हैं कि हमारी जो फील्ड लाइंस होती है वो इस तरीके से होती है ना, और हमारी जो मैग्नेटिक कंपास है अगर वो वर्टिकल प्लेन में घूम सकता है, तो अगर वो यहाँ पर देखो फील्ड लाइन अंदर जा रही है, हमारा नॉर्थ पोल के अंदर घुस रही है इस तरीके से, तो हमें वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगा। तो इफ़ वी आर एट द जियोमैग्नेटिक नॉर्थ तो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स, और जियोमैग्नेटिक साउथ पे होंगे हम तो वहाँ से ऐसे बाहर निकल रही होगी, तो हम यहाँ पर जब खड़े होंगे तो हम खड़े कैसे होंगे, इस तरीके से, है ना, उल्टे खड़े हुए दिखेंगे वहाँ पर। तो यहाँ पर हमें दिखेगा कि अर्थ में से बाहर निकल के अपवर्ड हमारी जो कंपास है वो ऊपर की तरफ पॉइंट करेगा। और एक चीज़ बताओ, ये तो वर्टिकल प्लेन में हमारा कंपास घूम रहा था, यानी ऐसे 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 घूम सकता है। अच्छा आप इसको ऐसे भी समझो, मैं नॉर्थ पोल पे चला गया, है ना, ये पॉइंटिंग टिप है जो नॉर्थ की तरफ पॉइंट करती है। मैं नॉर्थ पोल पे चला गया तो वो किधर पॉइंट करेगी, नॉर्थ तो नीचे ही है क्योंकि मैं नॉर्थ पोल पे खड़ा हूँ, तो वो नीचे की तरफ पॉइंट करेगी। और अगर मैं साउथ पोल पे चला गया तो साउथ वाला जो टिप है वो साउथ पोल की तरफ पॉइंट करेगा, तो बोलेगा साउथ तो नीचे है, तो नॉर्थ एक्चुअली ऊपर हो जाएगा, वहाँ पर जाकर के ये हो जाएगा। अब आपसे मैं जानना चाहता हूँ कि अगर हम कंपास को लेके चले गए जो हॉरिजॉन्टल प्लेन में घूम सकता है ना, तो जो कंपास हम ऐसे लेके देखते हैं वो इधर उधर उधर पॉइंट करता है, अगर मैं नॉर्थ पोल पे ही खड़ा हो गया तो वो किधर पॉइंट करेगा, मैं तो नॉर्थ पोल पे हूँ, तो वो किधर भी घुमा सकता है क्योंकि नॉर्थ पे आप जा चुके हो, चारों तरफ साउथ है अब, राइट, तो साउथ किधर भी पॉइंट हो सकता है। सिमिलरली अगर आप साउथ पोल पे चले जाओगे तो वहाँ पर क्या साउथ पोल का डायरेक्शन तो नीचे है, तो नॉर्थ पोल किधर पॉइंट करेगा, साउथ पोल पे आप खड़े हो, आप किधर भी मूव करो आप नॉर्थ की तरफ ही जा रहे होगे। तो अगर कोई वर्टिकल प्लेन में घूमने वाला हमारा कंपास होगा तो वो कहीं भी पॉइंट कर सकता है। ये भी क्वेश्चन आपसे किसी एग्जाम में पूछा जा सकता है। हम देखते हैं अगला पार्ट। द अर्थ्स फील्ड, इट इज क्लेम्ड, roughly approximates the field due to a dipole of magnetic moment 8 into 10⁻22 joule per Tesla located at its center. चेक द ऑर्डर ऑफ मैग्नीट्यूड टू दिस नंबर इन सम वे। तो हम कैसे चेक कर सकते हैं, देखो हमें बोला गया है कि यहाँ पर पहले बात तो हमारे मान लो फील्ड लाइन इस तरीके से होती थी, डायरेक्शन क्या होता है यहाँ पर इस तरीके से, तो यहाँ पर ऐसे डायरेक्शन होगा नहीं, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास एक मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है M, इसके कारण इक्वेटर पे हमारे पास कुछ मैग्नेटिक फील्ड होगा, है ना, इस तरीके से यहाँ पर ये, तो ये इसका इक्विटोरियल पॉइंट हो गया। और यहाँ पर जो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला है वो हमें पता है, फॉर्मूला क्या होता है, B इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू M अपॉन आर क्यूब। क्या हो गया ये हमारा वो जो इलेक्ट्रोस्टैटिक में होता था KP अपॉन आर क्यूब, सिमिलरली वही फॉर्मूला है, यहाँ पे K की जगह म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आ गया, P जो हमारा डाइपोल वेक्टर होता था कि उसकी जगह मैग्नेटिक डाइपोल आ गया, और ये आर क्यूब एज इट इज़ है। तो यहाँ पर जैसे आप वैल्यूज रखोगे और अर्थ का रेडियस ये वाला डिस्टेंस आर ई की वैल्यू यहाँ पर रख दोगे, तो इससे हमारी कैलकुलेशन देखो क्या हो जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 इंटू एम की वैल्यू दी हुई है 8 इंटू 10⁻22, और रेडियस ऑफ अर्थ उसकी वैल्यू कितनी होती है 6.4 इंटू 10⁻6, और इसका कर देना है हमें क्यूब, इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 0.31 जी। यहाँ पर जी क्या है, G इज 10⁻⁻4 टेस्ला, तो इसको बोला जाता है गॉस। तो और एक्चुअली आप देखोगे अर्थ के इक्वेटर पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू यही होती है, तो हमारे पास आंसर लगभग सेम आ रहा है। तो ये जो बोला जाता है कि अर्थ के सेंटर में एक ऐसे मैग्नेटिक डायपोल रखा हुआ है, उसको आप ऐसा मान सकते हो, एक्चुअली में ऐसा कुछ रखा हुआ नहीं है वहाँ पर ऐसा आप मान सकते हो कि सिमिलर इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। सिमिलरली आप अगर अर्थ के पोल पे चेक करोगे, है ना, ये तो था इक्वेटर पे, मैग्नेटिक फील्ड एट पोल उसकी वैल्यू आ जाती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2M अपॉन आर क्यूब, ये फॉर्मूला है।
इसमें वैल्यूज रखोगे तो इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आ जाती है 0.62 जी, और अगेन ये जो एक्सपेरिमेंटली नापा गया है उससे मैच करता है, तो ये वैल्यू सही है। नेक्स्ट पार्ट, geologists claim that besides the main magnetic north-south poles, there are several local poles on the Earth's surface oriented in different directions. How is such a thing possible at all? तो हमारी मान लो ये अर्थ है, हमारे पास अर्थ का जियोग्राफिक नॉर्थ और जियोग्राफिक साउथ है, लेकिन अर्थ के अंदर अगर हम बोलते हैं कि हमारे पास एक मैग्नेट है, बार मैग्नेट, तो वो इस तरीके से होती है, उल्टे डायरेक्शन में, है ना, तभी इसके कारण हमें इस तरीके से फील्ड लाइंस मिलती हैं। अब बोला जा रहा है कि ऐसा कुछ नहीं होता है, हमारे पास इसकी जगह बहुत सारी छोटी छोटी इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल्स होते हैं, किसी का डायरेक्शन इधर है, किसी का डायरेक्शन उधर है, और इन सबका जो कंबाइंड इफेक्ट होता है वो हमें एक नेट डाइपोल मोमेंट इस तरफ दे देता है। और एक्चुअली ये सच है, क्योंकि अर्थ के सेंटर में एक्चुअली कोई मैग्नेट रखी हुई तो है नहीं, वहाँ पर तो है एक मोल्टन आयरन का कोर, तो वहाँ पर कोई मैग्नेटिक प्रॉपर्टी एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, आयरन फेरोमैग्नेटिक रहेगा नहीं इतने ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे, वहाँ पे कोई मैग्नेट एग्जिस्ट नहीं करेगी। अर्थ में कुछ सर्कुलेशन होता है आयंस का, मोल्टन आयंस का, मे बी उसकी वजह से हमें कुछ इफेक्ट मिलता हो। या फिर आप और एक चीज़ देखो कि जिस वक्त अर्थ के जो रॉक्स हैं वो जम रहे थे, है ना, सॉलिडिफाई हो रहे थे, उस वक्त वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड क्या था, उसके हिसाब से वहाँ पर जो छोटी छोटी डोमेन्स होती हैं वो अलाइन हो गई होंगी, तो वहाँ पर एक छोटा हमें लोकलाइज हम बोल सकते हैं, मान लो इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट है, यहाँ पर इस तरफ हो सकता है, यहाँ पर इधर हो सकता है, कहीं और कुछ हो सकता है, इस तरीके से अलग अलग हो सकते हैं, बहुत सारे हो सकते हैं, और उन सब का नेट रिजल्टेंट, क्योंकि है तो ये सब वेक्टर है, वो हमें इफेक्टिवली कुछ ऐसी वैल्यू आ जाती है। इसी को हम लिख लेंगे लोकल नॉर्थ साउथ पोल्स may arise due to magnetized mineral deposit. Answer the following questions. बहुत सारे पार्ट्स हैं, देखते हैं आंसर्स। The Earth's magnetic field varies from point to point in space. Does it also change with time? If so, on what time scale does it change appreciably? तो हमारे पास अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है, अलग अलग जगह मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड सब बदलता है, लेकिन ये तो स्पेस में अलग अलग जगह जा रहे हैं, कभी इंडिया में है, ब्रिटेन में है, नॉर्थ पोल पे है, तो अलग अलग हो रहा है। लेकिन क्या ऐसा भी हो सकता है समय के साथ भी वेरिएशन हो जाए, जैसे आज हमारी अर्थ में इंडिया में नॉर्थ पोल की तरफ ऐसे बार मैग्नेट ऐसे पॉइंट करती है, क्या कभी ऐसा था कि बार मैग्नेट ऐसे पॉइंट कर रही हो सकता है। अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है बहुत सारे कारणों से बनता है, और हो सकता है कई मिलियन सालों पहले वो किसी और डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा हूँ। इसको एक्चुअली इसके बारे में स्टडी भी की जाती है, वो हमें ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बट येस दैट हैपन्स। और अगर हमें अप्रीशिएबल चेंज देखना है ना, अप्रीशिएबल चेंज मतलब उसको हमें इग्नोर नहीं कर सकते, तो वो होता है इन फ्यू 100 ईयर्स। और ऐसा कोई चेंज जो नॉन नेग्लिजिबल है, यानी उसको हम काइंड ऑफ पता चल लेते हैं, डिटेक्ट कर लेते हैं, और उसको इग्नोर भी नहीं कर सकते, लेकिन उसके कारण बहुत बड़ा कैलकुलेशन में गड़बड़ नहीं आएगी, तो वो होता है इन अ फ्यू ईयर्स मैग्नेटिक फील्ड थोड़ा तो बदल जाता है किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट। नेक्स्ट पार्ट, the Earth's core is known to contain iron, yet geologists do not regard this as a source of the Earth's magnetism. Why? तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है कि अर्थ के कोर में जो आयन है वो मोल्टन स्टेट में है, तो वहाँ पर फेरोमैग्नेटिक आयन वो नहीं होता है, बस वो एक मोल्टन मेटल की तरह है, उसका अर्थ के मैग्नेटिज्म पे कोई उसका कॉन्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। नेक्स्ट पार्ट, the charge currents in the outer conducting regions of the Earth's core are thought to be responsible for Earth's magnetism. What might be the battery, i.e. the source of the energy, to sustain these currents? अब देखो, अर्थ के अंदर बार मैग्नेट तो रखी नहीं है, तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड आता कहाँ से? अर्थ के अंदर कुछ मोल्टन चार्ज पार्टिकल्स इस तरीके से घूम रहे होते हैं, तो उसके कारण कुछ करंट हो जाता है। देखो एक लूप बन गया करंट का, है ना, तो उसके कारण इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट आ जाता है। लेकिन अब सवाल ये उठ रहा है कि वो करंट सस्टेन कैसे हो रहा है, करंट डाई आउट क्यों नहीं हो जा रहा है, उसको एनर्जी कहाँ से मिल रही है कि चार्ज वो कब से घूमे ही जा रहा है, घूमे ही जा रहा है। इसका जवाब मिलता है कि अर्थ के कोर में जो रेडियो एक्टिविटी है, कहीं ना कहीं उससे हमें कुछ एनर्जी मिलती है, और ये वन ऑफ द रीजंस है, और भी कारण यहाँ पर हो सकते हैं, तो वन ऑफ द पॉसिबल रीजंस इज रेडियो एक्टिविटी इन द अर्थ कोर। नेक्स्ट पार्ट, the earth may have even reversed the direction of its fields several times during its history of 4 to 5 billion years. क्या आपको पता है हमारी अर्थ को बने हुए 4 to 5 बिलियन ईयर्स हो गए हैं, क्रैशअप पे अभी तक बिलियन सब्सक्राइबर नहीं हो पाए। हाउ कैन जियोलॉजिस्ट नो अबाउट द अर्थ फील्ड इन सच डिस्टेंट पास्ट? सवाल उठ रहा है कि जियोलॉजिस्ट को कैसे पता उस जमाने में, मतलब इतने बिलियंस ऑफ ईयर्स पहले मैग्नेटिक फील्ड कहाँ था।
तो ऐसे कहीं हमें लिखा हुआ नहीं मिलता है वो, लेकिन जब हम उस ज़माने के पत्थरों की खुदाई करते हैं तो वहाँ पर पता चलता है अच्छा इन सब का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ अलाइन है, यानी कि क्या नॉर्थ पोल उस तरफ हुआ करता था उस ज़माने में। ऐसा भी नहीं हो सकता, और भी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। उस ज़माने से अब तक अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन चेंज हुआ है तो हो सकता है वो पत्थर खुद भी घूम गया हो। तो बहुत सारे इफेक्ट होते हैं जिनको मिला जुला करके बहुत ज़्यादा स्टडी करते हैं, फिर पता लगता है ओ उस टाइम पे मैग्नेटिक फील्ड उस तरफ रहा करता होगा। इस तरीके से हम ये चीज़ें पता कर सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट, द Earth's field departs from its dipole shape substantially at large distances greater than about 30,000 किलोमीटर. What agencies may be responsible for this distortion? ऐसा बोला जा रहा है कि हमारी अर्थ है, अर्थ की जस्ट हमारी सरफेस पे अगर हम देखें तो हमें अर्थ इस तरीके से बिहेव करती है कि अर्थ के सेंटर में यहाँ पर एक इस तरीके से मैग्नेटिक डाइपोल रखा है, उसके कारण यहाँ पर इफेक्ट आता है। लेकिन अगर मैं ये डिस्टेंस बहुत ज़्यादा बढ़ा दूँ इस तरीके से तो वहाँ पर हमें ये वाला इफेक्ट देखने को नहीं मिलता है, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? तो यहाँ पर हमारा अर्थ का आयनोस्फीयर बीच में आ जाता है, उसमें अपने अलग करंट्स होते हैं, वहाँ पे चार्ज इस तरीके से इधर घूम रहा है, कोई आयन इधर घूम रहा है, तो उसके कारण यहाँ पर एक अलग ही मैग्नेटिक फील्ड उसके कारण क्रिएट हो जाता है और यहाँ पर उसका वेक्टर एडिशन करोगे आप रिजल्टेंट वो वाली चीज़ें आती हैं। तो इसीलिए उसको आप ऐसा मान नहीं सकते कि हमारे अर्थ के सेंटर में एक मैग्नेटिक मोमेंट रखा हुआ है। तो इसका आंसर हो जाएगा मोशन ऑफ आयंस इन द आयनोस्फीयर मॉडिफाइज द फील्ड। नेक्स्ट पार्ट, interstellar space has an extremely weak magnetic field of the order of 10⁻⁻12 टेस्ला। तो स्टार्स के बीच में जो इतनी ज़्यादा स्पेस है हमारे पास जहाँ पे खाली है कुछ नहीं है, वहाँ पर भी मैग्नेटिक फील्ड है। कहाँ से आता है उसके बारे में तो बाद में बात करेंगे, लेकिन वो बहुत ही वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो पूछा जा रहा है कि क्या ये मैग्नेटिक फील्ड इतना जो वीक है उसका कोई सिग्निफिकेंस कॉन्सिक्वेंस हो सकता है। तो पहली बात तो मैग्नेटिक फील्ड का हम यूज़ कहाँ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के कारण कोई भी चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाने की बजाय उसका डायरेक्शन इस तरीके से घूम जाता है, राइट। वो एक मोशन सर्कुलर मोशन करने लग जाता है जहाँ पर रेडियस की वैल्यू होती है, रेडियस इज इक्वल टू mv/q_b। अगर मैग्नेटिक फील्ड बहुत ही कम होगा तो रेडियस की वैल्यू बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, यानी कि अगर हमारा छोटा रेडियस ये होता है उसकी जगह बड़ा रेडियस ये होगा, और बड़ा रेडियस तो हम देखेंगे कि वो सीधा ही ऑलमोस्ट जा रहा होगा। लेकिन ये डिस्टेंस हमें इतनी ज़्यादा दूर जाना होता है, इंटरस्टेलर डिस्टेंसेस की बात हो रही है, कि वहाँ तक पहुँचते पहुँचते फिर भी कुछ ना कुछ डेविएशन आ ही जाता है। और हम देखेंगे जैसे कि हमारी कॉस्मिक रेज हो गई, वो पार्टिकल्स चार्ज पार्टिकल इतनी दूर तक जाते हैं, लेकिन इतना वीक मैग्नेटिक फील्ड भी उनको काफ़ी ज़्यादा डेविएट कर देता है। इसी को लिख लेते हैं, फॉर कॉस्मिक रेज इट कैन कॉज सिग्निफिकेंट डेविएशन। A short bar magnet placed with its axis at 30 degree with a uniform external magnetic field of 0.25 Tesla experiences a torque of magnitude equal to 4.5 into 10⁻⁻2 Newton meter। ये जूल क्यों लिख देते हैं उसे। What is the magnitude of magnetic moment of the magnet? तो बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड था और उससे 30 डिग्री के एंगल पर एक मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट रखा हुआ है। अब इसके ऊपर टॉर्क किस दिशा में लगेगा। देखो मैग्नेटिक फील्ड हमेशा ये जो मैग्नेटिक मोमेंट है उसको अपने डायरेक्शन में करने की कोशिश करता है, तो उसको ऐसे घुमाने की कोशिश करेगा। टॉर्क का जो फॉर्मूला है, टॉर्क इज इक्वल टू m×b, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं mb sin थीटा। यहाँ पर हमें टॉर्क का मैग्नीट्यूड दिया है 4.5 इंटू 10⁻²। दिस इज इक्वल टू m की वैल्यू जो हमें पता करनी है, मैग्नेटिक फील्ड b की वैल्यू दी है 0.25 और साइन 30 डिग्री यहाँ पर वैल्यू हमें यूज़ करनी है, तो m की वैल्यू आ जाती है m इज इक्वल टू 4.5 इंटू 10⁻² डिवाइडेड बाई 0.25 और साइन 30 की वैल्यू होती है 0.5। यहाँ से आप सॉल्व करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.36 जूल पर टेस्ला, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 0.36 एम्पियर मीटर स्क्वायर। A short bar magnet of magnetic moment m is equal to 0.32 joule per Tesla is placed in a uniform magnetic field of 0.15 Tesla. The bar is free to rotate in the plane of the field, which orientation would correspond to a stable and unstable equilibrium. What is the potential energy of the magnet in each case? तो हम जानते हैं जिस दिशा में हमारा मैग्नेटिक फील्ड होता है वो मैग्नेटिक फील्ड पहली बात तो इस मैग्नेटिक मोमेंट पर कोई फोर्स नहीं लगा पाता, सिर्फ टॉर्क लगा सकता है। टॉर्क किस तरीके से लगाता है कि वो उसे अपने ही डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगा।
अगर ये हमारी इस तरीके से मैग्नेट रखी होती तो वो उसे इस तरफ घुमाने की कोशिश करता है, राइट, लेकिन अभी वो ऑलरेडी इस तरफ है तो ये एक इक्विलिब्रियम पोजीशन हो जाएगी। सिमिलरली अगर वो एंटी पैरेलल डायरेक्शन में होती है तो भी इक्विलिब्रियम होता है, लेकिन ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम होता है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम होता है। यहाँ पर इसको अगर मैं थोड़ा सा इस तरीके से घुमा दूं तो इस पर इधर की तरफ टॉर्क लगेगा, यानी वापस अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे लाने की कोशिश करेगा, यानी रीस्टोरिंग टॉर्क है। यहाँ पर इसे मैं थोड़ा सा घुमा दूंगा तो अब टॉर्क इधर नहीं लगेगा, टॉर्क इसे इधर लाने की कोशिश करेगा, तो ये वापस पुरानी ओरिजिनल पोजीशन पे नहीं ला रहा है, तो ये रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं है, इसीलिए ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है। हमारे पास दोनों की केस में जो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस एम डॉट बी या फिर माइनस एम बी कॉस थीटा, उसकी वैल्यू आ जाएगी, थीटा की वैल्यू आप यहाँ पे जीरो रख दो तो आ जाता है माइनस एम बी। हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आ जाएगी यू इज इक्वल टू माइनस एम की वैल्यू दी हुई है हमें 0.32, बी की वैल्यू दी हुई है 0.15, जिसको आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाता है माइनस 48 मिली जूल। सिमिलरली मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे, वैल्यूज यहाँ पे रखते जाओ तो माइनस 0.32 इंटू 0.15 और कॉस 180 की वैल्यू हो जाती है -1, तो इसकी वैल्यू हो जाती है प्लस 48 मिली जूल। और पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला है, बस यहाँ पर अगर आप इसको इस तरीके से रखते हैं तो वहाँ पर कॉस थीटा इसकी वैल्यू आ जाती है 0, तो उस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी 0 डिफाइन है ना, कोई भी एक रेफरेंस वैल्यू माननी होती है, ये हमारी 0 होती है, इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव हो जाती है, इस तरफ पोटेंशियल एनर्जी यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव हो जाती है। यही हमारा आंसर है। A closely wound solenoid of 800 tons and an area of cross section 2.5 into 10 raised to power minus 4 square meter carries a current of 3 ampere. Explain the sense in which the solenoid acts like a bar magnet. What is its associated magnetic moment? तो सबसे पहले तो associated magnetic moment देख लेते हैं। m की वैल्यू हो जाएगी NIA, n यानी नंबर ऑफ टर्न्स कितनी है वो हमें दी हुई है 800, करंट की वैल्यू दी हुई है 3 एम्पियर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो है 2.5 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 4, तो इसकी वैल्यू आ जाती है 0.6 एम्पियर मीटर स्क्वायर, या फिर इसी को कोई लोग जूल पर टेस्ला भी लिख सकते हैं। अब ये एक बार मैग्नेट बन गई है, बार मैग्नेट का नॉर्थ साउथ पोल होता है और उसमें से कुछ फील्ड लाइंस निकलती हैं वापस आती है। कैसे इसको चेक करोगे, तो देखो अपना राइट हैंड लो, उससे ऐसे कर्ल बनाने की कोशिश करो, यहाँ पे आपको वो ऐसे बनाओगे, है ना। अगर मेरा करंट मान लो यहाँ से जा रहा है नीचे से और ऊपर से वायर वापस बाहर आ रहा है, इस तरीके से ये हमारे करंट का डायरेक्शन होगा। इस तरीके से अगर करंट कर्ल कर रहा है तो ये हमारा फील्ड लाइन इस तरफ निकलेगी। यहाँ पर हम देखते हैं कि इस तरीके से फील्ड लाइंस निकलती है, ये ऐसे ऐसे, और ये हमारी देखो बार मैग्नेट बन चुकी है। ये हमारा सेंस है। If the solenoid in exercise 5.5 पिछली वाली जो थी is free to turn about the vertical direction and a uniform horizontal magnetic field of 0.25 Tesla is applied, what is the magnitude of torque on the solenoid when its axis makes an angle of 30 degree with the direction of applied field? तो वो किस डायरेक्शन में टर्न अबाउट द वर्टिकल डायरेक्शन, वर्टिकल डायरेक्शन में इस तरीके से टर्न हो सकती है और हमारे पास हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है। तो बेसिकली यहाँ पर हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड है, मान लो हमारी इस तरीके से है, जिस वक्त एंगल की वैल्यू 30 डिग्री यहाँ पर दी हुई है। तो हम पहले कॉइल बना देते हैं, ये रही हमारी कॉइल इस तरीके से। अगर इसके मैग्नेटिक मोमेंट की बात की जाएगी तो वो ये है, उसके सेंटर से जाएगा, ये वाला एंगल होना चाहिए 30 डिग्री। ऑलराइट, यहाँ पर हमारे पास टॉर्क का सीधे सीधे फॉर्मूला जाएगा, टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b। m की वैल्यू यहाँ से हम इसको लिख देंगे पहले तो mb साइन थीटा, और यहाँ पर वैल्यू हो जाएगी, m की वैल्यू हमने कैलकुलेट करी थी 0.6 था, b की वैल्यू यहाँ पे दी हुई है 0.25, साइन 30 लिख देता हूँ मैं इसको, इसकी वैल्यू हो जाती है 0.6 इंटू 0.25 इंटू 0.5 विच इज इक्वल टू 7.5 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 2 न्यूटन मीटर। ये टॉर्क है जो इस पे लगेगा। किस सेंस में लगेगा टॉर्क, टॉर्क ऐसे लगता है कि मैग्नेटिक फील्ड से अपने डायरेक्शन में करने की कोशिश करेगा ऐसे, तो इस दिशा में टॉर्क लगेगा। A bar magnet of magnetic moment 1.5 joule per Tesla lies aligned with the direction of a uniform magnetic field of 0.22 Tesla.
तो हमारे पास देखो ये मैग्नेटिक फील्ड का इस तरफ डायरेक्शन है, उसी अलाइनमेंट में हमारे पास एक बार मैग्नेट पड़ी हुई है जिसका मैग्नेटिक मोमेंट ये दिया हुआ है. What is the amount of work required by an external torque to turn the magnet so that it aligns its magnetic moment normal to the field of direction and opposite to the field direction? तो यहाँ से हम इसे घुमाएंगे इस तरीके से, ऐसे हो जाएगी, और फिर यहाँ से इतना घुमा देंगे कि वो उल्टे डायरेक्शन में हो जाएगी. तो हमने दोनों ही केसेस यहाँ पे बना रखे. इसको इस तरीके से जो थीटा हम मेजर करते हैं मैग्नेटिक फील्ड और मोमेंट के बीच में, वो है यहाँ पर 90 डिग्री, यहाँ 180 डिग्री. ओके, एंड व्हाट इज द टॉर्क ऑन द मैग्नेट इन केस 1 and 2? तो ये है पहली बात हमारा केस नंबर 1, ये है हमारा केस नंबर 2. ये तो थी इनिशियल कंडीशन ये वाली. ओके, सबसे पहले हम केस नंबर 1 में देख लेते हैं. हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी फाइनल, यानी कि इस वक्त जो पोटेंशियल एनर्जी है, वैसे तो उसकी वैल्यू 0 होती है हमें पता है, लेकिन उसको लिख लेते हैं. इसकी वैल्यू जाती है -m.b. इसकी वैल्यू जाती है -mb cos थीटा. यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितनी है 90 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी विच इज इक्वल टू 0. ऑलराइट, हमारे पास इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कितनी थी, u इनिशियल, वो हो जाता है -m.b विच इज इक्वल टू -mb cos ऑफ 0. यहाँ पर एंगल था 0 डिग्री, तो इसकी वैल्यू आ जाती है -mb. इसका मैग्नीट्यूड अगर मैं कैलकुलेट करूँ तो वो आ जाता है -1.5 इंटू b की वैल्यू है 0.22 विच इज इक्वल टू 0.33 जूल. हमारे पास वर्क डन जो किया है, देखो क्या हो जाएगा, u इनिशियल प्लस वर्क डन विल बिकम u फाइनल. यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आ जाती है, वर्क डन इज इक्वल टू u फाइनल माइनस u इनिशियल. अच्छा, यहाँ पर देखो ये माइनस में आ रहा है, इसकी वैल्यू आ जाएगी दिस इज इक्वल टू 0 माइनस का 0.33 विच इज इक्वल टू प्लस 0.33 जूल. और हम देख भी रहे हैं यहाँ पर से इस तरफ अगर मैं इसे मोड़ने की कोशिश करूँगा तो मैग्नेटिक टॉर्क इस तरफ लग रहा है, उसके अगेंस्ट में हमें वर्क करना पड़ेगा, तो हमारा वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट पॉजिटिव होने वाला है. सिमिलरली केस नंबर 2 देख लेते हैं हम. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी फाइनल की वैल्यू है -m.b विच इज इक्वल टू -mb cos ऑफ 180 डिग्री which is equal to -1.5 into 0.22 into -1 which is equal to plus 0.33 जूल. ऑलराइट, हमारे पास इनिशियल जो पोटेंशियल एनर्जी थी प्लस वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी फाइनल. यहाँ से वर्क डन की वैल्यू आ जाती है पोटेंशियल एनर्जी फाइनल माइनस पोटेंशियल एनर्जी इनिशियल, यानी कि 0.33 माइनस का 0.33 विच इज इक्वल टू 0.66 जूल. पहले केस में यहाँ तक लाने में हमें 0.33 जूल का वर्क करना पड़ा, यहाँ तक लाने के लिए हमें 0.66 जूल का वर्क करना पड़ा. अब देख लेते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या है. केस 1 में टॉर्क कितना लग रहा होगा, यहाँ पे कुछ टॉर्क लग रहा होगा, इसको ये इस तरफ अलाइन करने की कोशिश करेगा. हमारे पास टॉर्क का फॉर्मूला है टॉर्क इज इक्वल टू m क्रॉस b. यहाँ से वैल्यू आ जाती है mb साइन 90 डिग्री. m की वैल्यू है 1.5 और b की वैल्यू है 0.22. यहाँ से वैल्यू आ जाती है 0.33. अगेन देखो वैल्यूज तो वही आ रही है, लेकिन यहाँ पर यूनिट चेंज हो जाएगी. यूनिट क्या हो जाएगी इस बार, न्यूटन मीटर. डायमेंशनली ये दोनों सेम आते हैं, लेकिन फिजिकल क्वांटिटीज अलग अलग हैं. और दूसरे केस में देखोगे यहाँ पर टॉर्क की वैल्यू आप सेम फॉर्मूला लगाओगे तो साइन 180 डिग्री अगेन 0 होता है, तो यहाँ पर फिर से हमारे पास टॉर्क की वैल्यू आ जाएगी टॉर्क इज इक्वल टू mb साइन 180 डिग्री विच इज इक्वल टू 0. तो ये भी इक्विलिब्रियम है, लेकिन अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है. A closely wound solenoid of 2000 turns and area of cross section 1.6 into 10 raised to power minus 4 square meter carrying a current of 4 ampere is suspended through its center, allowing it to turn in a horizontal plane. तो ऐसे ऐसे कहीं भी घूम सकती है. ठीक है, यहाँ पर पहली बात तो इसका कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होगा, वो कैलकुलेट कर लेते हैं. हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट की वैल्यू जाती है NIA. नंबर ऑफ टर्न्स दिए हुए 2000, करंट की वैल्यू दी हुई है 4 एम्पियर और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है 1.6 इंटू 10⁻⁻⁴. सारी की सारी SI यूनिट्स हैं, तो यहाँ पर आंसर आता है हमारा 1.28 एम्पियर मीटर स्क्वायर. ओके, व्हाट इज द मैग्नेटिक मोमेंट एसोसिएटेड विद द सोलेनॉइड. तो ओहो, ये हमारा पार्ट ए था जो हमने वैसे ही कैलकुलेट कर लिया.
इसे लिख देंगे पार्ट ए। अब देखते हैं पार्ट बी। What is the force and torque on the solenoid if a uniform horizontal magnetic field of 7.5 into 10 to the power minus 2 Tesla is set up at an angle of 30 degree with the axis of solenoid? बहुत ही सिंपल है। पार्ट बी में हमारे पास पहले टॉर्क देख लेते हैं। टॉर्क हो जाएगा हमारे पास m क्रॉस b विच इज इक्वल टू एम बी साइन थीटा। m की वैल्यू आई है 1.28, b की वैल्यू हमें दी हुई है 7.5 इंटू 10⁻⁻2 साइन ऑफ 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/2। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो वैल्यू आ जाती है हमारे पास 4.8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन मीटर। अच्छा, फोर्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी? हमें पता है कि यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में इस मैग्नेटिक मोमेंट के ऊपर नेट फोर्स की वैल्यू हो जाती है 0। फोर्स की वैल्यू हम सीधे लिखेंगे 0, इसके ऊपर कोई भी फोर्स नहीं लगेगा। A circular coil of 16 turns and radius 10 cm carrying a current of 0.75 ampere rests with its plane normal to an external field of magnitude 5 into 10⁻⁻2 टेस्ला। तो हमारे पास यहाँ पर ये मान लो इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड है। अब उसके परपेंडिकुलर उसका प्लेन है, तो यानी वो ऐसे में होगी यहाँ पर, या तो इस तरीके से होगी कि अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट बनाओगे तो वो तो या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आने वाला है। तो यहाँ पर पहले हम कॉइल बना देते हैं। ये हमारी कॉइल है और इसका मैग्नेटिक मोमेंट या तो इधर होगा या इधर होगा, डिपेंडिंग अपॉन करंट का डायरेक्शन क्या है। चेक कर लेते हैं। द कॉइल इज फ्री टू टर्न अबाउट एन एक्सिस इन इट्स प्लेन परपेंडिकुलर टू द फील्ड डायरेक्शन। तो इसके प्लेन में बहुत सारे एक्सिस हो सकते हैं, ये सारे के सारे, लेकिन वो फील्ड के परपेंडिकुलर है, यानी कि ये वर्टिकल डायरेक्शन में एक ऐसे एक्सिस होगा जिसके अबाउट ऐसे ऐसे वो घूम सकती है ना। ठीक है। When the coil is turned slightly and released, it oscillates about its stable equilibrium with a frequency of 2 per second. What is the moment of inertia of the coil about its axis of rotation? बहुत ही सिंपल। यहाँ से अगर मैं इसको देखो, पहली बात तो अगर इसका मैग्नेटिक मोमेंट इस तरफ होता और मैं इसको थोड़ा सा घुमाता तो ये मैग्नेटिक मोमेंट इधर आता और यहाँ से पूरा ही इस तरफ आ जाता। वो एक रीस्टोरिंग टॉर्क नहीं लगता मैग्नेटिक मोमेंट पे। तो इसीलिए ये हमारा आंसर नहीं है। हमें पता चल जाता है यहाँ पर कि हमारा जो मैग्नेटिक मोमेंट इसका है वो इस डायरेक्शन में आने वाला है m। अब सबसे पहले हम इस m का मैग्नीट्यूड कैलकुलेट कर लेते हैं। m का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू आ जाती है NIA। n की वैल्यू है 16, करंट की वैल्यू है 0.75 और एरिया की वैल्यू है यहाँ पर, उसका रेडियस जो है 10 सेंटीमीटर, तो इसको मैं लिख दूंगा पाई इंटू 0.1 का स्क्वायर। इसकी वैल्यू आ जाती है 0.377 एम्पियर मीटर स्क्वायर। वैसे आप यहाँ पर कैलकुलेशन करो या बाद में भी कैलकुलेशन कर सकते हो, शायद कुछ चीज़ें कैंसिल आउट हो जाए। अब देखते हैं इसके ऊपर टॉर्क लगा होगा रीस्टोरिंग कुछ, तो फिर उसके बाद इसने ऑसिलेशन करना इस तरीके से शुरू कर दिया। तो पहले ऑसिलेशन की फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। देखो हमारे पास दी हुई है फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू 2 पर सेकेंड, या इसको मैं 2 हर्ट्ज लिख सकता हूँ। मेरे पास अगर फ्रीक्वेंसी आ गई है तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ दिस इज ओमेगा अपॉन 2 पाई। तो यानी यहाँ से मुझे ओमेगा की वैल्यू आ जाती है, ओमेगा इज इक्वल टू 4 पाई रेडियन पर सेकेंड। अच्छा, जब भी हमारे पास SHM होता है तो हमने क्या देखा था, हमारे पास फोर्स लग जाता है माइनस kx के हिसाब से, तो हम लिखते हैं एक्सेलरेशन हो जाता है माइनस k अपॉन m टाइम्स x। ऑलराइट, और इसी को हम लिख देते हैं एक्सेलरेशन इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर x। सिमिलरली जो हमारा ये रोटेशन वाला SHM होता है उसमें हम क्या लिखते हैं, अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स थीटा, है ना। एंगुलर पैरामीटर्स यहाँ पर आ जाते हैं। ऑलराइट, तो यहाँ पर हम लिख देंगे अल्फा इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर टाइम्स थीटा। अब ये पता कैसे करें, ये इक्वेशन में जो पैरामीटर्स हैं ये आएंगे कहाँ से। देखो मान लो अगर मैंने इसको थीटा डिग्री से घुमा दिया, ठीक है, इस तरीके से, तो हमारे पास कुछ टॉर्क लगेगा, रीस्टोरिंग टॉर्क, जो मैग्नेटिक फील्ड लगाएगा उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, MB साइन थीटा। और फॉर स्मॉल एंगल्स उसको हम बोल सकते हैं MB थीटा। टॉर्क को ही हम लिख सकते हैं, वो होता है I टाइम्स अल्फा। तो यहाँ पर और हमें एक और चीज़ देखनी पड़ेगी कि जिस डायरेक्शन में थीटा होता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में टॉर्क लगेगा, तभी तो वो रीस्टोरिंग टॉर्क होगा, है ना। तो यहाँ पर एक माइनस लगा देते हैं इस तरीके से, यहाँ पर लगा देंगे माइनस। ये माइनस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टॉर्क इज इक्वल टू आई अल्फा की वैल्यू आ जाएगी माइनस MB थीटा।
यहाँ से अल्फा की वैल्यू आ जाती है -mb/i विच इज इक्वल टू थीटा, यानी कि mb/i इज इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर। यहाँ से ओमेगा की वैल्यू हमें पता है तो इसकी वैल्यू आ जाती है 16 पाई स्क्वायर। यहाँ से हमने ओमेगा की वैल्यू को रख दिया है। इसी को रीअरेंज करोगे तो i की वैल्यू आ जाती है i इज इक्वल टू mb/16 पाई स्क्वायर विच इज इक्वल टू m की वैल्यू हमने यहाँ कैलकुलेट कर ली थी 0.377, b की वैल्यू हमें दी हुई है 5 इंटू 10⁻⁻² डिवाइडेड बाय 16 पाई स्क्वायर, और इसको आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकली तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 1.2 इंटू 10⁻⁴ यूनिट्स क्या आएगी, यहाँ पर ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सारी कैलकुलेशन ऐसा यूनिट में थी तो ये आ जाएगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर, और यही हमारा आंसर है। A magnetic needle free to rotate in a vertical plane parallel to the magnetic meridian has its north tip pointing down at 22 degree with the horizontal। समझने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक मेरिडियन क्या हो गया। पहली बात तो हमारे पास अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो किसी एक प्लेन में तो होता है, या तो इधर होगा या इधर होगा या इधर होगा, तो वो एक प्लेन में होता है, और वो जो प्लेन हमारे ऐसे होगा वो उसी को हम बोल देते हैं कि ये मैग्नेटिक मेरिडियन है। और उसी प्लेन में हमारी मैग्नेटिक नीडल इज फ्री टू रोटेट इन अ वर्टिकल प्लेन, तो उसी में हमारे पास वो रोटेट कर सकती है, और अगर वो खाली छोड़ दी जाए तो अपने आप को अलाइन कर लेगी अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की तरफ। तो देखो हमारे पास यहाँ पर इस तरीके से एक कंपास है, और उसमें हमारे पास एक नीडल है जो कि पॉइंट कर रही है डाउनवर्ड 22 डिग्री, यहाँ से 22 डिग्री नीचे की तरफ, ऐसे ये एंगल है हमारा 22 डिग्री। वो बोल रही है कि इस तरफ हमारा नॉर्थ है, क्योंकि मैग्नेटिक है तो वो इसी तरीके से NS होता है ना हमारे पास, तो वो नीचे की तरफ पॉइंट कर रही है। ऑलराइट, द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज नोन टू बी 0.35 G। डिटरमिन द मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस। इससे आसान सवाल हो ही नहीं सकता। यहाँ पर देखो हमें इस दिशा में पता है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, और उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये वाला जो कंपोनेंट होगा, यानी कि बी अर्थ का cos 22, उसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, तो हम लिख देंगे बी अर्थ इंटू cos 22 इज इक्वल टू 0.35 G। तो बी अर्थ की वैल्यू आ जाती है 0.35। गॉस का मतलब क्या होता है 10⁻⁻4 टेस्ला, या फिर मैं इसको अभी जी ही रहने देता हूँ क्योंकि आंसर जी में ही एक्सपेक्टेड होगा। यहाँ पर cos 22 उसकी वैल्यू आपको दी जाएगी अगर एग्जाम में आता है तो, और इसकी अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आती है 0.38 G, और यही हमारा आंसर है। At a certain location in Africa, a compass points 12 degree west of the geographic north। इसका मतलब समझो सबसे पहले तो ये क्या है, ये 12 डिग्री हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन आ गया। कैसे, हमारा इस तरफ है जियोग्राफिक नॉर्थ, लेकिन हमारा कंपास को अगर मैं हॉरिजॉन्टल प्लेन में रख दूं तो वो मैग्नेटिक नॉर्थ की तरफ पॉइंट कर लेता है, और यही एंगल हमें दिया हुआ है कितना 12 डिग्री। तो एंगल ऑफ डिक्लिनेशन इज इक्वल टू 12 डिग्री। ठीक, यहाँ पर हम इसका डायग्राम भी बना सकते हैं। मान लो ये हमारा इस तरफ था नॉर्थ, ये था हमारा साउथ, तो इस दिशा में हमारा अगर डिक्लिनेशन 0 होता तो इधर वो पॉइंट का था, लेकिन वो 12 डिग्री घूम गया है किस तरफ, वेस्ट की तरफ। अच्छा, अगर ये नॉर्थ है ये साउथ है, तो ये नॉर्थ इस तरफ है, इस तरफ होगा हमारा वेस्ट, उस तरफ होगा हमारा ईस्ट। तो इनको भी मार्क करना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पर ईस्ट मार्क कर देते हैं, यहाँ पर वेस्ट मार्क कर देते हैं, ये हमारा सेंटर। इससे 12 डिग्री हमारे पास इस तरीके से घूमा हुआ है। ये है इस दिशा में क्या होगा, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ये इस दिशा में आने वाला है। ठीक, द नॉर्थ टिप ऑफ द मैग्नेटिक नीडल ऑफ ए डिप सर्कल प्लेस्ड इन द प्लेन ऑफ मैग्नेटिक मेरिडियन पॉइंट्स 60 डिग्री अबव द हॉरिजॉन्टल। ओके, तो अब इस प्लेन में, ये जो भी प्लेन है उसमें 60 डिग्री अबव हमारे पास पॉइंट कर रही है जो मैग्नेटिक नीडल है, उसको भी हम बना देते हैं। यहाँ पर हमारे पास एक प्लेन होगा इस तरीके से, और उसमें 60 डिग्री अपवर्ड ये है, यहाँ पर नीडल पॉइंट कर रही है। द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स फील्ड इज मेजर्ड टू बी 0.16 G।
अच्छा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कौन सा होगा? ये वाला हमें पता है 0.16 g। स्पेसिफाई द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द अर्थ्स फील्ड एट द लोकेशन। हमें ये पता करना है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है, उसी का cos 60 यानी ये वाला कंपोनेंट, उसकी वैल्यू हमें दी हुई है 0.16 g। तो सबसे पहले इस इक्वेशन का लिख लेते हैं। मैग्नीट्यूड ऑफ अर्थ फील्ड का cos 60 डिग्री इज गिवन एज 0.16 गॉस। यहाँ से बी ई का हमारे पास मैग्नीट्यूड जाता है 0.16 डिवाइडेड बाई cos 60। cos 60 कितना होता है? हाफ। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.32 g। मैग्नीट्यूड तो आ गया, हम इसका डायरेक्शन कैसे लिखें? तो डायरेक्शन ऐसे लिखेंगे हम कि साउथ से नॉर्थ की तरफ जाने वाले प्लेन से हम वेस्ट में मुड़ गए 12 डिग्री और उसके बाद ऊपर की तरफ मुड़ गए 60 डिग्री। इसी को बस लिखना पड़ेगा अब हमें। मैग्नेटिक फील्ड इज 0.32 गॉस इन अ वर्टिकल प्लेन। वर्टिकल प्लेन कौन सा वाला? यहाँ पर 12 डिग्री है ना, 12 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक नॉर्थ। उसके बाद इस प्लेन में तो आ गया मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री अपवर्ड, मेकिंग 60 डिग्री अपवर्ड एंगल विथ द हॉरिजॉन्टल। तो इसीलिए इस 3 डायमेंशनल स्पेस में देखो, हमने को एक वेक्टर स्पेसिफाई करना है, तो हमें 3 चीज़ें लिखनी पड़ गई। उसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट का मैग्नीट्यूड हमें दे दिया गया और 2 एंगल दे दिए, 12 डिग्री एंड 60 डिग्री। उसके कारण इन 3 इंफॉर्मेशन से हमने इसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों पता कर लिए। A short bar magnet has a magnetic moment of 0.48 joule per Tesla. Give the direction and magnitude of the magnetic field produced by the magnet at a distance of 10 cm from the center of the magnet on the axis and the equatorial lines of the magnet. बहुत ही सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। हमारे पास एक्सिस वाले पॉइंट कौन से? यहाँ से ये एक्सिस वाले पॉइंट है, जहाँ पर फॉर्मूला हमारा क्या यूज़ होता है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2 इंटू मैग्नेटिक मोमेंट डिवाइडेड बाई उसका मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाई आर क्यूब। यहाँ से जो इक्वेटोरियल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर एग्जैक्टली इसका हाफ हमारे पास फॉर्मूला आ जाता है। तो इसको मैं लिख दूंगा, देखो, और डायरेक्शन भी बता देते हैं। यहाँ से ऐसे वो होता है, तो यहाँ पर डायरेक्शन इस तरफ होगा। हमारे पास जो भी मैग्नेटिक फील्ड है वो यहाँ इधर आएगा, यहाँ पर इस दिशा में आने वाला है। कैलकुलेशन स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट ए, ऑन द एक्सिस मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाई आर क्यूब, विच इज इक्वल टू 10⁻⁻7 इंटू 2 इंटू 0.48 डिवाइडेड बाई आर की वैल्यू है 0.1 मीटर, 0.1 का क्यूब। इसको आप सॉल्व करोगे न्यूमेरिकली तो आ जाता है 96 माइक्रो टेस्ला, या फिर आप इसी को लिख सकते हो 0.96 गॉस। गॉस यानी 10⁻⁴ टेस्ला होता है। पार्ट बी में हमारे पास फॉर्मूला आ जाएगा मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई मल्टीप्लाइड बाय m अपॉन आर क्यूब। ये है हमारा बी इक्विटोरियल, ये था हमारा बी एक्सियल, ये था बी एक्सियल, और ये आ रहा है बी इक्वेटोरियल। यहाँ पर वैल्यू कैलकुलेट करोगे तो इसके और इसके फॉर्मूले में देखोगे तो बस 2 का फैक्टर है, तो यहाँ पे न्यूमेरिक वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो वैल्यू आ जाने वाली है 0.48 g, या फिर इसी को आप लिख सकते हो 48 माइक्रो टेस्ला। अच्छा, इसमें हमसे पूछा है कि इसका डायरेक्शन भी बताना हमें। गिव द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड। अब डायरेक्शन हमें ओरिजिनली नहीं पता कि किस दिशा में ये बार मैग्नेट पॉइंट कर रही है। तो मान लो ये मैग्नेट इस तरफ पॉइंट कर रही थी, हम मान लेंगे क्योंकि ये मैग्नेट है तो ये नॉर्थ की तरफ ही पॉइंट कर रही होगी। तो ये है हमारा नॉर्थ, ये डायरेक्शन है हमारा साउथ, है ना, इस तरीके से। तो ये जो एक्सियल पॉइंट वाला है वो साउथ टू नॉर्थ हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा हमारा साउथ टू नॉर्थ, तो इसको लिख देंगे साउथ टू नॉर्थ। और ये वाला जो है ये आ जाएगा हमारा नॉर्थ टू साउथ, तो इसको हम लिख देते हैं नॉर्थ टू साउथ। यही हमारा आंसर है। A short bar magnet placed in a horizontal plane has its axis aligned along the magnetic north-south direction. तो हमारे पास एक्सिस अलाइंड है मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में, है ना। तो पहली बात तो मैग्नेटिक नॉर्थ साउथ हमारे पास मान लो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड है। मैग्नेटिक फील्ड के अलॉन्ग जो जाता है यहाँ पर हमारे पास ये हो जाएगा नॉर्थ डायरेक्शन, ये हो जाएगा साउथ डायरेक्शन। अब हमारे पास इस तरीके से बार मैग्नेट है, वो हो सकता है इस तरफ पॉइंट करे या इस तरफ पॉइंट करे, दोनों तरफ पॉइंट कर सकती है। देख लेते हैं क्या हमें कंडीशंस आगे दी हुई हैं।
Null points are found on the axis of the magnet at 14 सेंटीमीटर from the center of the magnet. ओके, नल पॉइंट्स क्या होते हैं? जहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो। अच्छा, पूरी दुनिया में, यहाँ इसके आसपास जो छोटी सी दुनिया है उसमें सभी जगह मैग्नेटिक फील्ड अर्थ के कारण तो इस तरफ है। अगर इस मैग्नेट को हम इसी दिशा में पॉइंट कर देंगे तो इसके एक्सिस पे हमेशा मैग्नेटिक फील्ड इसी तरफ आएगा। तो इन दोनों का जो वेक्टर एडिशन होगा उससे कभी भी मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू जीरो नहीं हो सकती। अगर इसके एक्सिस पे हमें कोई नल पॉइंट मिल रहा है यानी कि ये मैग्नेट इस तरफ पॉइंट कर रही होगी, तब ये जो बार मैग्नेट है उसका खुद का मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरफ है और हमारी अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ है, तो दोनों मिल करके जीरो हो सकते हैं और हमें इसके एक्सिस पे नल पॉइंट मिल सकता है। और एक चीज़ देखो, अगर नल पॉइंट यहाँ पर मिल रहा है तो हमें नल पॉइंट यहाँ पर भी मिलेगा, क्योंकि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड यहाँ भी इधर होगा और हमारे पास इस बार मैग्नेट के कारण यहाँ भी सेम मैग्नीट्यूड का मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा। तो दोनों जगह हमें नल पॉइंट्स मिलने वाले। फॉर्मूला हमें पता है, कैलकुलेशन कर लेते हैं कि ये डिस्टेंस अगर पता है तो क्या मैं इसका मैग्नीट्यूड पता कर सकता हूँ। देखो, द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.36 G एंड द एंगल ऑफ डिप इज जीरो। तो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड भी हमें पता है, एंगल ऑफ डिप की वैल्यू जीरो है, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड पूरा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में ही है, अर्थ का नीचे की तरफ या ऊपर की तरफ नहीं है। एंगल ऑफ डिप इज जीरो। ऑलराइट, व्हाट इज द टोटल मैग्नेटिक फील्ड ऑन द नॉर्मल बाइसेक्टर ऑफ द मैग्नेट एट द सेम डिस्टेंस एज द नल पॉइंट, ओके, फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट। देखो, बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल है। यहाँ पर हमारे पास बी अर्थ लिखना बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे अगर मैं इस तरफ आऊँ सेम डिस्टेंस पे, तो यहाँ पर भी हमारे पास बी अर्थ इसी तरफ होगा। ओके, यहाँ पर हमारे पास बी मैग्नेट का जो मैग्नीट्यूड है वो बी अर्थ के बराबर है। तो क्या लिख सकते हैं हम फॉर्मूले से? बी अर्थ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू बी एम विच इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एक्शियल पॉइंट पे 2 का फैक्टर आता है इंटू 2m डिवाइडेड बाय 0.14 का क्यूब। अच्छा, यहाँ पर इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होता है इस मैग्नेट का। तो यहाँ पर हमारे पास जो मैग्नेटिक फील्ड होगा ये बी एम मैग्नेट के कारण इक्वेटोरियल पॉइंट पे है ना, इक्वेटोरियल है ये था हमारा एक्सियल। अब अगर हम बात करें बी मैग्नेट एट इक्वेटोरियल पॉइंट तो उसकी वैल्यू कितनी होती है? म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम अपॉन 0.14 का क्यूब। इसकी जो मैग्नीट्यूड हमें पता है, यहाँ पे कैलकुलेशन हमें अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड कितना दिया? 0.36 G। इसकी वैल्यू कितनी आती है? 0.36 G। अच्छा, इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? देखो, ये पूरा 0.36 G था, तो इसी का हाफ ये है, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.36 डिवाइडेड बाई 2 विच इज इक्वल टू 0.18 G। तो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे जो उसका इक्वेटोरियल पॉइंट है वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड के मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? बी ई प्लस बी एम, दोनों सेम डायरेक्शन में। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा हमारा बी रिजल्टेंट इज इक्वल टू बी अर्थ प्लस बी ऑफ मैग्नेट का इक्वेटोरियल कॉम्पोनेंट विच इज इक्वल टू 0.36 प्लस 0.18 विच इज इक्वल टू 0.54 G। क्या इसका हम डायरेक्शन बता सकते हैं? देखो, ये डायरेक्शन है हमारा साउथ टू नॉर्थ, तो ये आ जाएगा हमारा साउथ टू नॉर्थ, या फिर हम लिख सकते हैं इन द डायरेक्शन ऑफ द अर्थ्स फील्ड। अच्छा, और एक चीज़, यहाँ पर सिर्फ एक पॉइंट नहीं होगा, इसी के करस्पॉन्डिंग यहाँ पर एक और पॉइंट होगा जहाँ पर हमारे पास सेम मैग्नेटिक फील्ड आ जाएगा, या फिर ये पूरा का पूरा एक इस तरीके से सर्किल होगा जिसके हर एक पॉइंट पर आप देख सकते हो हमारे पास सेम मैग्नेटिक फील्ड आने वाला है। If the bar magnet in exercise 5.13 is turned around by 180 degree, where will the new null point be located? बहुत ही अच्छा सवाल है। पिछली बार हमने क्या देखा था? हमारे पास यहाँ पर अर्थ का जो मैग्नेटिक फील्ड था ये था बी अर्थ, और हमारे पास इस तरफ था बी ऑफ मैग्नेट एट एक्सियल। ये दोनों कैंसिल आउट हो रहे थे, इसीलिए ये नल पॉइंट हो जा रहा था। अब हमने इसको घुमा दिया है हमारी बार मैग्नेट को उल्टे डायरेक्शन में। ऑलराइट, तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड पे तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अर्थ का मैग्नेटिक पहले भी इस दिशा में था, बी अर्थ, और अब हमने इसको घुमा दिया है हमारी मैग्नेट को, तो यहाँ पर
हमारे पास इसी दिशा में, देखो ये दोनों मैग्नीट्यूड तो पहले भी बराबर थे, अगर ये डिस्टेंस उतना ही है, यहाँ वाला डिस्टेंस और यहाँ वाला डिस्टेंस, तो ये मैग्नीट्यूड अभी भी उतना ही होगा, बी ऑफ मैग्नेट का एक्चुअल पॉइंट ये अभी भी वही का वही आ जाएगा। तो यहाँ पर पहले हमारे एक्सिस पे हमें नल पॉइंट मिलता था, अब एक्सिस के उसी डिस्टेंस पे नल पॉइंट नहीं मिलेगा। सेम कैलकुलेशन यहाँ के लिए भी देख सकते हो आप, यहाँ पर भी हमारे पास बी अर्थ इधर होगा और इस तरीके से बी एम का एक्चुअल कंपोनेंट इस तरीके से आ जाए। तो नल पॉइंट अब आएगा कहाँ पे, देखो यहाँ से इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड लाइंस निकलती हैं ऐसे, है ना ये। तो हम देखते हैं कि ये अब की बार जो इक्वेटोरियल पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर उल्टी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है, तो शायद वो इस अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल आउट कर दे। यहाँ पर हम आएंगे और कोई एक पॉइंट होगा इसका इक्वेटोरियल पॉइंट, एक पॉइंट होगा या बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, बहुत सारे पॉइंट होंगे, इसके चारों तरफ आप ऐसे एक रिंग बना सकते हो, हर एक पॉइंट पे इस मैग्नेट के कारण उल्टी तरफ मैग्नेटिक फील्ड होगा। और अगर हम डिस्टेंस इस तरीके से मैच करा लें आर कि उसकी वैल्यू अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर हो जाए, तो इन हर एक पॉइंट पे, इस रिंग के हर एक पॉइंट पे हमें नल पॉइंट मिल जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आ जाएगी। तो वो कंडीशन क्या होनी चाहिए, देखो यहाँ पर अभी भी बी अर्थ तो उतना ही रहेगा, सभी जगह अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो वही रहता है, लेकिन इस बार हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट उसकी वैल्यू बराबर होनी चाहिए। ऑलराइट, तो मान लो ये वाला डिस्टेंस है r, दिस डिस्टेंस वाज 14 सेंटीमीटर और इस मैग्नेट का मैग्नेटिक मोमेंट था m। तो हमें पता है कि इन एक्सियल पॉइंट्स पे ये जो b ऑफ मैग्नेट है, मैग्नेटिक फील्ड, उसका फॉर्मूला क्या होता है, यहाँ पर उसका मतलब 2 टाइम्स का फैक्टर आ जाता है ना, हम लिख देंगे b अर्थ का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m अपॉन 0.14 का क्यूब और 2, है ना। यहाँ वाले इसके बराबर बी अर्थ का मैग्नीट्यूड हुआ करता था इस डिस्टेंस पे। अब यहाँ पर इस जगह इक्वेटोरियल पॉइंट पे भी हमें सेम मैग्नीट्यूड चाहिए, यहाँ के फॉर्मूले में ये 2 नहीं होता, तो हमारे पास ये जो डिस्टेंस है उसमें कुछ ना कुछ चेंज करना पड़ेगा। ये r की वैल्यू क्या होगी देख लेते हैं, यही मैग्नीट्यूड होना चाहिए म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू m, 2m नहीं आएगा, डिवाइडेड बाय r का क्यूब, यही हमारी कंडीशन आ जाएगी। यहाँ पर आप देखोगे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई से म्यू नॉट अपॉन 4 पाई कट गया, m से m कट गया और हमारे पास वैल्यू जाती है r डिवाइडेड बाई 0.14 का क्यूब इज इक्वल टू 1/2, यानी कि r इज इक्वल टू 1/2 की पावर 1/3 टाइम्स 14 सेंटीमीटर विच इज इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली 11.1 सेंटीमीटर। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। हमारे पास यहाँ पर आपके पास नल पॉइंट आ जाएगा। पहले था हमारे पास 14 सेंटीमीटर की दूरी पर 2 नल पॉइंट थे, है ना, ये भी था 14 सेंटीमीटर, 2 नल पॉइंट थे। अब 11.1 सेंटीमीटर की दूरी पर एक पूरी रिंग है जिसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, सबके सब नल पॉइंट्स हैं। A short bar magnet of magnetic moment 5.25 into 10 raised to power minus 2 joule per Tesla is placed with its axis perpendicular to the Earth's field direction. Okay. At what distance from the center of the magnet the resultant field is inclined at 45 degree with Earth's field on its normal bisector and its axis. Magnitude of the Earth's field at the place is given to be 0.42 Gauss. Ignore the length of the magnet in comparison to the distances involved. यानी कि हमें सीधे के सीधे फॉर्मूला लगाना है। पहली बात तो अगर ये हमारी मैग्नेट हमने इस तरीके से रख लिया है जो कि अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर है, तो हम मान लेते हैं कि हमारा अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मान लो इस तरीके से नीचे की तरफ है, ये रहा हमारा बी ऑफ अर्थ। सभी जगह हमारे पास यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ होगा। ऑलराइट, हमसे पूछा क्या है ए, एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द मैग्नेट द रिजल्टेंट फील्ड इज इंक्लाइंड एट 45 डिग्री विद अर्थ्स फील्ड, 45 डिग्री विद अर्थ्स फील्ड। तो यहाँ पर कोई ना कोई एक इस तरीके से पॉइंट होगा जहाँ पर रिजल्टेंट इस तरीके से आ रहा है जो कि अर्थ से 45 डिग्री पर इंक्लाइंड है। इसका मतलब यहाँ पर हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू मैग्नेट है वो इस तरीके से ही हो सकता है और कोई तरीका नहीं।
वो परपेंडिकुलर होना ही पड़ेगा, तभी ये 45 डिग्री आएगा, नहीं तो 45 डिग्री नहीं आएगा। दोनों के मैग्नीट्यूड बराबर होने चाहिए, दोनों परपेंडिकुलर होने चाहिए, यानी कि वो पॉइंट हमें इस एक्सिस पे ही कहीं मिलेगा जहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, यहाँ भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इधर है, बार मैग्नेट का ये इधर आ जाएगा, इसका इधर आ जाएगा, और दोनों केस में हमें रिजल्टेंट 45 डिग्री के एंगल पे मिल जाएगा। तो वो पॉइंट्स पता करते हैं। ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ, ये है मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एट इट्स एक्सियल पॉइंट, और ये है हमारा रिजल्टेंट जो कि 45 डिग्री पर है। कैलकुलेशन शुरू करते हैं। हमारे पास अगर ये डिस्टेंस रहा तो बी ऑफ मैग्नेट इट्स एक्सियल पॉइंट इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू 2m डिवाइडेड बाय आर क्यूब। उसकी वैल्यू हो जानी चाहिए, अगर हमसे सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात करी जाए तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर, विच इज इक्वल टू 0.42 g। तो यहाँ सारी की सारी वैल्यू रखेंगे, 0.42 इंटू 10⁻⁻4, गॉस को ऐसा यूनिट टेस्ला में ले आओ, इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7 मल्टीप्लाइड बाई 2, m की वैल्यू कितनी है 5.25 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब। और यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे तो r की वैल्यू हो जाती है अप्रॉक्सीमेटली 6.3 सेंटीमीटर। यहाँ से 6.3 सेंटीमीटर इस तरफ और 6.3 सेंटीमीटर इस तरफ, दोनों जगह रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड होने वाला है 45 डिग्री के एंगल। अब देखते हैं इसके इक्वेटोरियल पॉइंट्स जो नॉर्मल बाइसेक्टर पे होता है, वहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से होगा। देखो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा ही नीचे की तरफ रहा है, यहाँ पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा इस तरफ बी अर्थ। रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड 45 डिग्री के एंगल पे होना चाहिए। यहाँ पर मैग्नेट के कारण जो इस तरीके से हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, देखो ये ऐसे घूमता है ना, इस तरीके से, तो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ज़्यादा होगा, यहाँ पे कम होगा, यहाँ थोड़ा और कम होगा, यहाँ पे देखोगे और भी कम हो जाएगा। एक पॉइंट ऐसा होगा जब दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा, मैग्नीट्यूड बराबर होगा तो रिजल्टेंट हमारे पास इस तरफ आ जाएगा। तो हमें दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर कर देना है, यही हम कैलकुलेशंस करेंगे। हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट एट इट्स इक्वेटोरियल पॉइंट, उसकी वैल्यू होती है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई इंटू एम डिवाइडेड बाय आर क्यूब। यहाँ पर 2m अपॉन आर क्यूब होता था, यहाँ सिर्फ m अपॉन आर क्यूब होएगा। इसकी वैल्यू आ जानी चाहिए 0.42 गॉस के बराबर, जो कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। यहाँ से कैलकुलेशन करोगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई की वैल्यू होती है 10⁻⁻7, m की वैल्यू दी हुई है 5.25 इंटू 10⁻2 डिवाइडेड बाय आर क्यूब इज इक्वल टू 0.42 इंटू 10⁻4। सारे के सारे ऐसा यूनिट में लाना बहुत ज़रूरी है। सॉल्व करोगे तो यहाँ से r की वैल्यू हो जाती है 5 सेंटीमीटर। अच्छा 5 सेंटीमीटर कहाँ पर, इस जगह पर। साथ में आप यहाँ पर ऊपर भी कहीं पे देखोगे तो इस दिशा में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड आएगा, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ है, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हमारे पास अगर मैं ऐसे एक रिंग बनाऊँ तो उसमें सभी पॉइंट्स पर हमारे पास इस तरीके से मैग्नेट के कारण मैग्नेटिक फील्ड इधर आ रहा है, और सभी जगह पर अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड नीचे की तरफ होगा, तो सभी जगह 90 डिग्री का एंगल है और रिजल्टेंट हमारे पास सभी जगह आ जाएगा 45 डिग्री पे। तो हमारे पास एक्चुअली एक पूरी पूरी रिंग होगी जिसका रेडियस होना चाहिए 5 सेंटीमीटर। हर एक पॉइंट पे जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के 45 डिग्री के एंगल पे होने वाला है। इसी के साथ हमने सारी की सारी एक्सरसाइजेस देख ली, अब बारी है एडिशनल एक्सरसाइजेस की। Answer the following questions. Why does a paramagnetic sample display greater magnetization for the same magnetizing field when cooled? तो टेम्परेचर का कुछ डिपेंडेंस है, हम ठंडा करते जाते हैं तो हमें ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन मिल जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो देखो हमारे पास जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उसके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है, और वो अलाइन करने की कोशिश करता है इस तरीके से कि मैग्नेटिक जो इंडक्शन हमारे पास मैग्नेटाइजिंग फील्ड है उसकी तरफ अलाइन करने की कोशिश करता है, लेकिन थर्मल मोशन के कारण वो इधर उधर अलाइन करने लग जाता है। तो अगर टेम्परेचर बड़ा रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो फिर वो अलाइन उतने अच्छे से कर नहीं पाएगा। तो ज़्यादा टेम्परेचर पे कम मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलता है, यानी कि कम टेम्परेचर पे ज़्यादा मैग्नेटाइजेशन देखने को मिलता है। तो एट लोअर टेम्परेचर थर्मल मोशन इज लेस एंड हैज द टेंडेंसी टू डिसरप्ट द अलाइनमेंट ऑफ डाइपोल्स विद द मैग्नेटाइजिंग फील्ड इज रिड्यूस। नेक्स्ट पार्ट देखते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में क्या होता है। Why is diamagnetism in contrast almost independent of temperature? तो हमारे पास डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ऑलराइट, इसके कारण होगा क्या,
हमारे पास जब भी मैग्नेटाइजिंग फील्ड होगा तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में ही इंड्यूस मैग्नेटिक मोमेंट होता है। तो अब भले ही उसका अलाइनमेंट इस तरफ हो, लेकिन क्योंकि उसके सारे के सारे इलेक्ट्रॉन पेयर्ड थे तो अब उसमें एक इंड्यूस्ड मैग्नेटिक मोमेंट हो सकता है। और वो इंड्यूस क्यों होगा? कि अगर मान लो इधर से मैग्नेटिक फील्ड आया था तो वो बोलेगा इसी के ऑपोजिट में इंड्यूस करो। अब भले उसका डायरेक्शन किधर भी हो, लेकिन जो इंड्यूस्ड मैग्नेटिक फील्ड होगा वो इन मैग्नेटाइजिंग फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। तो थर्मल मोशन के कारण जो रैंडमनेस क्रिएट होती है उसका कोई फर्क यहाँ पर नहीं पड़ता है, और इसीलिए डायमैग्नेटिज्म ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर होता है। नेक्स्ट पार्ट, if a toroid uses bismuth for its core, will the field in the core be slightly greater or slightly less than when the core is empty? हमारे पास बिस्मथ एक डायमैग्नेटिक सब्सटेंस है, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हमारे पास थोड़ा सा मैग्नेटिक फील्ड कम हो जाता है, पैरामैग्नेटिक में थोड़ा सा बढ़ जाता है, फेरोमैग्नेटिक में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो डायमैग्नेटिक में स्लाइटली लेस फील्ड हमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट पार्ट, is the permeability of a ferromagnetic material independent of the magnetic field? If not, is it more or lower for higher field? तो हमारे पास होता क्या है, देखो यहाँ पर कुछ मैग्नेटाइजिंग हमारे पास फील्ड होता है और उसके कारण कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बन जाती है। फेरोमैग्नेट्स में और पैरामैग्नेट्स में अंतर क्या होता है? फेरोमैग्नेट्स में हमारे पास बहुत सारे इस तरीके से छोटे छोटे जो मोमेंट्स होते हैं वो अपने आप स्पॉन्टेनियसली अलाइन हो जाते हैं, थोड़ी मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स बन जाती है, वो अपने आप हो रहा होता है ना, इसीलिए बहुत ही कम मटेरियल्स में वो देखने को मिलता है। क्यों होता है? वो हमारे स्कोप से बाहर है, लेकिन वहाँ पे हमारे पास मैग्नेटिक डोमेन्स बन जाती है और थोड़ा सा भी आप मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाते हो तो वो फटाक से उस तरफ अलाइन हो जाती है और हमारे पास इस तरीके से बहुत ज़्यादा हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ आ जाती है, बहुत ज़्यादा हमें फील्ड देखने को मिलता है। लेकिन एक लिमिट के बाद अब हम देखते हैं कि पहले ही सारे अपने आप उस तरफ अलाइन हो गए, फिर आप वो बढ़ाते जाओगे तो वहाँ पर जितने भी थे वो सारे के सारे अपने आप अलाइन हो गए मान लो, उसके बाद वो और ज़्यादा तो अलाइन नहीं हो सकते, तो बाद में मैग्नेटिक फील्ड उतना ज़्यादा नहीं बढ़ता है। तो स्टार्टिंग में छोटा सा आप मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाओ, उसके कारण बहुत ज़्यादा आपको इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मिल सकता है, लेकिन बाद में वो सैचुरेट हो जाता है ना, सॉरी यहाँ से हमें इस तरीके से मिलता है, कम पे ज़्यादा मिलता है और फिर बाद में ज़्यादा करोगे तो उतना ज़्यादा नहीं मिलता है। तो हम बोलेंगे स्टार्टिंग में हमें ज़्यादा रिलेटिव परमिएबिलिटी मिलती है, बाद में उतनी ज़्यादा नहीं मिलती है, सैचुरेशन आ जाता है। तो हम बोलेंगे कि ये इट डिपेंड्स अपॉन द मैग्नेटिक फील्ड। And if not, is it more for lower? Yes, it is more for lower and less for higher field. हम लिख देंगे M is greater for lower fields और यही हमारा आंसर है। Magnetic field lines are always nearly normal to the surface of a ferromagnet at every point. This fact is analogous to the static electric field lines being normal to the surface of a conductor at every point. Why? तो ऐसा क्यों होता है? आप इसको इस तरीके से समझो, मान लो यहाँ पर इस तरीके से कुछ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस थी और यहाँ पर हमने इस तरीके से एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस रख दिया, तो यहाँ पर ये सारी की सारी चाहेंगी कि हम इसके अंदर घुस जाएं, तो यहाँ पर अपने आप वो नॉर्मल हो जाती हैं और यही कॉन्सेप्ट हमें यूज़ करना होता है यहाँ पर। आप इसको ये भी देख सकते हो, कंसिडर द कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये बस एक समझने का तरीका है। म्यू आर इज मच मोर देन 1, द फील्ड लाइंस मीट द मीडिया नियरली नॉर्मल। इसको आप इस तरीके से समझ सकते हो, यहाँ पर हमारे पास देखो, यहाँ पर म्यू आर की वैल्यू बहुत ज़्यादा है और यहाँ से किसी भी एंगल से मान लो हमारे पास एक लाइट की एनालॉजी लें तो यहाँ पर n इज इक्वल टू 1 है, यहाँ पे n इज इक्वल टू बहुत ज़्यादा है, लेट्स से 600 है, तो ये है θ1, यहाँ पर ये इस तरफ आई θ2 से, हम देखते हैं 600 साइन θ2 इज इक्वल टू 1 साइन θ1। θ1 की वैल्यू कुछ भी हो, यहाँ पर मैक्सिमम इसकी वैल्यू 1 आ जाएगी, यहाँ पे हमारे पास साइन θ2 की वैल्यू हो जाती है 1/600 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली 0। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाता है, इसीलिए हमारे पास फील्ड लाइंस हमेशा ऑलमोस्ट नॉर्मल हो जाती हैं किसी फेरोमैग्नेट में। Would the maximum possible magnetization of a paramagnetic sample be of the same order of magnitude as the magnetization of a ferromagnet? इसमें हो क्या रहा है? देखो हमारे पास एक पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है, एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। फेरोमैग्नेटिक और पैरामैग्नेटिक में डिफरेंस क्या होता है? फेरोमैग्नेटिक में जो छोटे छोटे मैग्नेटिक मूवमेंट होते हैं वो स्पॉन्टेनियसली अपने आप को अलाइन कर लेते हैं, मैक्रोस्कोपिक डोमेन्स बना लेते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाता हूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा फील्ड मिल जाता है, यहाँ पर धीरे धीरे अलाइन होते हैं, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पर और ज़्यादा फील्ड बनाऊँ तो
तो यहाँ पे उसके बाद अचानक से और ज़्यादा मैग्नेटिक फील्ड नहीं मिलता, हमें ऐसे लीनियर ग्राफ नहीं मिलता, अचानक से बढ़ जाता है और फिर उसके बाद सैचुरेशन हिट हो जाता है। ठीक है, यहाँ पैरामैग्नेट में क्या होगा, पैरामैग्नेटिक में हमें अचानक से बढ़ेगा नहीं, लेकिन ऐसे धीरे धीरे बढ़ेगा, लेकिन इवेंचुअली वो भी सेम सैचुरेशन पे ही जा पाता है। लेकिन उसके लिए हमें बहुत ज़्यादा मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगाना पड़ेगा। यहाँ पे मैग्नेटाइजिंग फील्ड थोड़ा सा लगाता हूँ तो भी मुझे सैचुरेशन के आसपास वैल्यू मिलती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील्ड लगाऊंगा तब जा करके हम यहाँ पे आ पाएंगे। ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा फील्ड लगाने हमारे लिए पॉसिबल नहीं है यहाँ पर, लेकिन थ्योरेटिकली हम सेम लेवल्स अचीव कर सकते हैं। इसी को हम लिख लेते हैं, यस पैरामैग्नेटिक substances can also achieve saturation, but it will require impractically high magnetizing fields. Answer the following questions. Explain qualitatively on the basis of domain picture the irreversibility in the magnetization curve of a ferromagnet. तो हमारे पास देखो रैंडमली ओरिएंटेड डोमेन्स होती हैं, उसके बाद हमने कुछ मैग्नेटाइजिंग फील्ड लगा दिया, तो ये थोड़ी थोड़ी किसी ना किसी डायरेक्शन में अलाइन हो जाएंगी। इस तरीके से हमारे पास अलाइन डोमेन्स आ जाती हैं। अब इसके बाद मैं अगर मैग्नेटाइजिंग फील्ड को हटा दूं तो भी ये पूरी की पूरी तरीके से फिर से रैंडम नहीं हो सकती है ना। इन सब का अभी मिला जुला करके कुछ ना कुछ जो ज़्यादा इस तरफ मैग्नेटिक मूवमेंट आ रहा था उसकी जगह थोड़ा कम हो जाएगा, लेकिन एग्जैक्टली ज़ीरो नहीं होगा। इसी को हम हिस्टेरेसिस वाले इस ग्राफ से भी देखते हैं। यहाँ पर अगर हमारे पास इनिशियली जब मैग्नेटाइजिंग फील्ड की वैल्यू ज़ीरो थी और मैग्नेटिक स्ट्रेंथ की वैल्यू भी यहाँ पर देखते हो ज़ीरो थी, फिर हम थोड़ा सा मैग्नेटाइजेशन बढ़ाते हैं तो इस तरीके से मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बढ़ती है। तो यहाँ से मैं फिर से मैग्नेटाइजिंग फील्ड को ज़ीरो कर देता हूँ, तो यहाँ से सेम पाथ को फॉलो नहीं करती है, वो थोड़ी सी हमारे पास मैग्नेटिक स्ट्रेंथ बची रह जाती है। इसको क्या बोलते हैं कि हमारे पास कुछ मैग्नेटिक स्ट्रेंथ रिटेन हो गई है, रह गई है, उसे रिटेंटिविटी बोला जाता है। फिर उसके बाद आप उल्टे डायरेक्शन में अगर लगाओगे थोड़ा सा मैग्नेटाइजिंग फील्ड तो जाकर के हमें फाइनली ज़ीरो वैल्यू मिलती है ना। तो उनको रैंडम करने के लिए हमें उल्टे डायरेक्शन में कुछ मैग्नेटाइजिंग स्ट्रेंथ लगानी पड़ती है, और कितनी लगानी पड़ती है वो होती है कोएर्सिविटी। तो ये हमारे पास फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस में हम देखते हैं कि डोमेन्स अगर एक बार अलाइन हो गई तो उनमें कुछ ना कुछ मैग्नेटाइजेशन बचा ही रहता है, इवन व्हेन द एक्सटर्नल फील्ड इज रिमूव। तो हम बोलते हैं कि एक तरीके से वहाँ पर कुछ ना कुछ हिस्ट्री रह जाती है। अच्छा, इस वाले को पहले मैग्नेटाइज हम कर चुके, और इसीलिए इसी प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनको हम मेमोरीज बना लेते हैं। हमारी जो हार्ड डिस्क वगैरह होती है उसमें कहीं ना कहीं पे ये कॉन्सेप्ट यूज़ हो रहा होता है। नेक्स्ट पार्ट, the hysteresis loop of a soft iron piece has a much smaller area than that of a carbon steel piece. If the material is to go through a repeated cycle of magnetization, which piece will dissipate greater heat energy? हमारे पास ये जो एरिया होता है इस तरीके से, उस एरिया के प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी लॉस, है ना। यहाँ से अगर ये एरिया पतला होता है इस तरीके से, सॉफ्ट आयन के केस में ये वाला जो एरिया होता है वो कम होता है, तो उसमें एनर्जी लॉस कम होता है। हमारा जो इस तरीके से कार्बन स्टील है उसके लिए वो एरिया ज़्यादा होता है, तो उससे हम परमानेंट मैग्नेट्स बनाते हैं, और जिनका एरिया कम होता है उनसे हम टेम्परेरी इलेक्ट्रोमैग्नेट्स बनाते हैं। तो इन साइकिल्स ऑफ मैग्नेटाइजेशन एनर्जी लॉस इज प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ द BH कर्व, हिस्टेरेसिस लूप जिसे बोला जाता है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा कार्बन स्टील पीस में ज़्यादा एनर्जी का लॉस होगा। नेक्स्ट पार्ट, a system displaying a hysteresis loop such as a ferromagnet is a device for storing memory. Explain the meaning of this statement. तो किसी भी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में हमारे पास हिस्टेरेसिस देखने को मिलता है। हिस्टेरेसिस का मतलब क्या होता है? लैगिंग बिहाइंड। जैसे हमने तो हमारा जो मैग्नेटिक इंटेंसिटी बढ़ाई थी तो हमारा मैग्नेटिक फील्ड बढ़ा था, फिर हमने इसको ज़ीरो कर दिया तो भी अभी वापस ज़ीरो पे नहीं आई है ना। इसको ज़ीरो पे लाने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तो ये दिस लैग्स बिहाइंड, ये पीछे रह जाता है। हम तो इधर से ज़ीरो पे आ गए थे, ये ज़ीरो पे आ ही नहीं पाया, पीछे रह गया। तो इसका मतलब इसने कहीं ना कहीं इसकी प्रीवियस स्टेट इसको पता है कि पहले मैं यहाँ तक गया था इसलिए यहाँ से यहाँ तक आ पाया, तो कहीं ना कहीं हम कुछ स्टोर कर सकते हैं। तो मैग्नेटाइजेशन ऑफ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल डिपेंड्स अपॉन द फील्ड एंड द हिस्ट्री ऑफ मैग्नेटाइजेशन। हमारा जो हिस्टेरेसिस लूप का ग्राफ होता है वो क्या होता है? यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से इधर, और फिर यहाँ। तो ज़ीरो पर ही मैग्नेटिक फील्ड जो हमारा मैग्नेटिक इंटेंसिटी, मैग्नेटाइजिंग फील्ड जो हमने रखा उसकी वैल्यू ज़ीरो होती है। तो कभी हमें इधर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है, कभी हमें इस तरफ मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। पॉजिटिव नेगेटिव वैल्यूज होती हैं। क्यों? क्योंकि हमारी जो करंट वैल्यू है उसके अलावा जो हिस्ट्री है
उससे भी फ़र्क पड़ता है कि हमारे मैग्नेटिक इंटेंसिटी कितनी आ रही है। इसीलिए इसका यूज़ कर लेते हैं और हम उस हिस्ट्री का दिस हिस्ट्री कैन बी यूज टू स्टोर इंफॉर्मेशन एक्टिंग एज अ मेमोरी। नेक्स्ट, what kind of ferromagnetic material is used for coating magnetic tapes in a cassette player or for building memory stores in a modern computer? तो यहाँ पर हमें सेम चीज़ यूज़ करते हैं। अब तो नहीं करते हैं, अब ये कैसेट्स का उतना ज़्यादा यूज़ नहीं होता है, पहले किया जाता था। लेकिन कहीं न कहीं हार्ड डिस्क होती है, उसके अंदर भी कुछ ना कुछ इस तरीके से स्टोर किया जाता है। अच्छा, ये ऐसी तो नहीं होती है हार्ड डिस्क, ये थोड़ा अलग चीज़ है। लेकिन ये जो यूज़ होता है वो होते हैं सिरामिक्स, स्पेशली ट्रीटेड बेरियम आयरन ऑक्साइड्स होते हैं, या फिर आप उनको फेराइट्स भी बोलते हो। तो फेराइट का यूज़ किया जाता है मेमोरी स्टोर बनाने के लिए। जैसे कुछ एग्जांपल है MnFe2O4, Fe Fe2O4, CoFe2O4, NiFe2O4। इस तरीके से बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं। आपको याद रखना है वर्ड फेराइट्स। नेक्स्ट पार्ट, a certain region of space is to be shielded from magnetic fields, suggest a method। तो मैग्नेटिक फील्ड से शील्डिंग कैसे मिलेगी? हमें उसके लिए सबसे अच्छा जो होता है स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक इंक्लोजर ले लो। तो वो स्ट्रॉन्ग डायमैग्नेटिक इंक्लोजर कहाँ मिलता है? हमें एक्चुअली कोई मटेरियल से नहीं मिलता है, वो मिलता है सुपर कंडक्टर से। सुपर कंडक्टर में क्या होता है? मान लो यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आने लगा, यहाँ पर सुपर कंडक्टर है, तो उसके अंदर इस तरीके से इंड्यूस्ड एडी करंट्स होंगे जो इस मैग्नेटिक फील्ड को एग्जैक्टली अपोज कर देते हैं, और वहाँ पर अंदर के उसके अंदर बिल्कुल भी मैग्नेटिक फील्ड जा नहीं सकता। तो मुझे एक एनक्लोजर इस तरीके से बनाना पड़ेगा जो पूरा का पूरा सुपर कंडक्टर का हो, तो उसके अंदर मुझे एब्सोल्यूट शील्डिंग मिल जाएगी। लेकिन सुपर कंडक्टर से इस तरीके की चीज़ें बना पाना अभी हमारे लिए मुश्किल है रूम टेम्परेचर पे, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है। तो सेकेंड बेस्ट ऑल्टरनेटिव क्या होता है हमारे पास? सराउंड विथ फेरोमैग्नेटिक रिंग्स, most field lines will be drawn into them, reducing field significantly in the shielded area। तो हमारे पास मान लो यहाँ पर इस तरीके से एक हमने रिंग बना दी है, और यहाँ से कुछ जाना होगा मैग्नेटिक फील्ड, तो वो इसी के अंदर चला जाता है, और यहाँ पर हमारे पास शील्डेड एरिया थोड़ा सा बच जाता है। वहाँ पे काफ़ी कम हो जाता है, एब्सोल्युटली ज़ीरो तो नहीं होता है, पर सिग्निफिकेंटली रिड्यूस हम कर पाते हैं। इसीलिए हम फेरोमैग्नेटिक रिंग्स का यूज़ करके भी मैग्नेटिक शील्डिंग ले सकते हैं, जो परफेक्ट नहीं होगी। परफेक्ट के लिए सुपर कंडक्टर्स यूज़ करने होंगे। A long straight horizontal cable carries a current of 2.5 ampere in the direction 10 degrees south of west to 10 degree north of east। पहले तो यही चीज़ें समझ लेते हैं है क्या। हमें नॉर्थ ईस्ट वेस्ट दिया है, तो हम पहले नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट वाला इस तरीके से डायरेक्शंस लिख लेते हैं। यहाँ पर लिखा क्या है? 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट, तो वेस्ट से साउथ की तरफ। यहाँ से 10 डिग्री फिर कहाँ पर? नॉर्थ ऑफ ईस्ट, यहाँ से 10 डिग्री नॉर्थ ऑफ ईस्ट। तो हमारे पास इस दिशा में वो वायर होने वाला है। तो पहले मैं वायर बना देता हूँ। ये हमारा वायर है, ये हमारा एक्चुअल नॉर्थ है, ये हमारा इस तरीके से वेस्ट है, ये हमारा ईस्ट है। ऑल राइट, द मैग्नेटिक मेरिडियन ऑफ द प्लेस हैपन्स टू बी 10 डिग्री वेस्ट ऑफ द जियोग्राफिक मेरिडियन। ये है हमारी जियोग्राफिक मेरिडियन नॉर्थ साउथ, उससे 10 डिग्री वेस्ट इस तरीके से है ना। तो ये हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन हो जाएगी। ये भी है 10 डिग्री। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इसी प्लेन में कहीं पे होगा। ऊपर से देखोगे तो एक प्लेन होगा, उसी में होगा। अब उसमें एंगल ऑफ डिप हो सकता है, नहीं हो सकता है। हमारे पास ये 10 डिग्री क्या आ जाएगा? एंगल ऑफ डिक्लिनेशन भी 10 डिग्री है, यहाँ पे हम देख सकते हैं। ऑल राइट, आगे चलते हैं। द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन इज 0.33 गॉस एंड द एंगल ऑफ डिप इज 0। ओके, एंगल ऑफ डिप 0 है, तो यानी हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड है वो इस तरफ हो जाएगा, क्योंकि नॉर्थ की तरफ तो नहीं होता है, नॉर्थ से थोड़ा सा इस तरफ हमें मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू मिल जाएगी, और उसका मैग्नीट्यूड जो है 0.33 गॉस। ओके, लोकेट द लाइन ऑफ न्यूट्रल पॉइंट्स, इग्नोर द थिकनेस ऑफ द केबल। अच्छा, न्यूट्रल पॉइंट क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग केबल इज इक्वल एंड अपोजिट टू द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। तो इसको देखिए कैसे। यहाँ पर देखो, इसमें हमारे पास कहीं ना कहीं करंट जा रहा है। अब किस तरफ से किस तरफ जा रहा है? 2.5 एम्पियर इन द डायरेक्शन 10 डिग्री साउथ ऑफ वेस्ट टू नॉर्थ ऑफ ईस्ट। साउथ ऑफ वेस्ट से नॉर्थ ऑफ ईस्ट इस तरफ हमारे पास करंट है I एम्पियर। अच्छा, यहाँ पर करंट होने के कारण हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होगा। इस दिशा में अगर करंट जाता है इस दिशा में, तो ऐसे राइट हैंड से मैं देखता हूँ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस मुझे ये उंगलियों से मिल जाती है। तो इसी डायग्राम को यहाँ पर बना लेते हैं। ये है हमारा राइट हैंड कर्ल रूल का डायरेक्शन। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, इसको बना दी जाए बी अर्थ। अगर हमें न्यूट्रल पॉइंट चाहिए तो न्यूट्रल पॉइंट पर इस दिशा में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड होना चाहिए इस तरीके से।
ये बी वायर, इसको मैं लिखूंगा। फॉर न्यूट्रल पॉइंट्स मैग्नेटिक फील्ड ऑफ वायर का मैग्नीट्यूड शुड बी इक्वल टू मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ। जो भी मैग्नेटिक फील्ड आ रहा है यहाँ पर हम डायग्राम देख के बता रहे हैं कहाँ पर है वो पोजीशन लोकेट कर लेंगे। फॉर्मूला लगा देते हैं। हमारे पास किसी भी वायर के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड होता है उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, म्यू नॉट आई अपॉन 2πd शुड बी इक्वल टू 0.33 गॉस हमें यहाँ पर दिया हुआ है। यहाँ से d की वैल्यू आ जाएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2π इंटू 0.33 इंटू 10⁻⁻⁴। सारी की सारी वैल्यू हम SI यूनिट में ले आएंगे तो यहाँ से हमें d आ जाता है। म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू कितनी हो जाती है, म्यू नॉट अपॉन 4π हमारा होता है 10⁻⁷ तो ये जाएगा 2 इंटू 10⁻⁷। करंट की वैल्यू दी हुई है 2.5 एम्पियर डिवाइडेड बाई 0.33 इंटू 10⁻⁴ इज इक्वल टू डी। और यहाँ से डी की वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो डी की वैल्यू आती है अप्रॉक्सीमेटली 15 इंटू 10⁻³ विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। इस वायर से 1.5 सेंटीमीटर की दूरी पर हमें मैग्नेटिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो सेम एज अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड मिल जाएगी। लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि आप यहाँ से इसको देखो, इस तरफ, यहाँ से आप इधर देखोगे ना, यहाँ पर हमारी आँख है, इधर की तरफ हम देख रहे हैं, हमें क्या दिखाई देगा, यहाँ पर एक वायर है जिसमें इस तरीके से करंट है 2.5 एम्पियर का, है ना। ऑलराइट, उसके कारण आप अपने कर्ल करोगे इस तरीके से तो हमें दिखेगा यहाँ से इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड मिलता है ऐसे। ऑलराइट, और यहाँ पर अर्थ के कारण मैग्नेटिक फील्ड है इस तरफ, यहाँ से इधर जा रहा है, यानी कि ये दोनों ही पॉइंट पे इस तरफ बी ई है, बी ई है, और यहाँ पर बी वायर इस तरफ है, यहाँ पर बी वायर इस तरफ। बेसिकली हमें ऊपर की तरफ जाना है, अप कितना जाना है 1.5 सेंटीमीटर। तो हम देखते हैं न्यूट्रल पॉइंट्स इस वायर से 1.5 सेंटीमीटर ऊपर जितने भी पॉइंट्स होंगे, पूरा का पूरा एक वायर है, उसके 1.5 सेंटीमीटर ऊपर दूसरा एक ऐसे लाइन होगी, सारे के सारे पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू 0 आने वाली है। तो हमारे पास आंसर आ जाता है 1.5 सेंटीमीटर अबव द वायर। इसको आप इस तरीके से सॉल्व कर सकते हो। A telephone cable at a place has 4 long straight horizontal wires carrying a current of 1 ampere in the same direction east to west। तो हमारे पास पहले तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ बनाने पड़ेंगे। यहाँ पर बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड सी ज्योमेट्री आने वाली है यहाँ पर, ठीक है। द अर्थ मैग्नेटिक फील्ड एट द प्लेस इज 0.39 G एंड द एंगल ऑफ डिप इज 35 डिग्री। द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज नियरली 0। चलो बच गए, कुछ तो 0 है। What are the resultant magnetic fields at 0.4 सेंटीमीटर बिलो द केबल? कैसे सॉल्व किया जाए? देखो यहाँ पर मुझे नॉर्थ लेना है इस तरफ, साउथ ले लेना है इस तरफ। अच्छा, नॉर्थ साउथ इस तरीके से आ गए, ईस्ट वेस्ट कहाँ पता चलेगा मुझे? नॉर्थ साउथ ईस्ट हो जाएगा इस तरफ, वेस्ट होएगा इस तरफ। हमारे पास टेलीफोन का करंट जो था किस है, ईस्ट टू वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट इस तरीके से करंट आ रहा है। तो मैं यहाँ पर बना दूंगा और मुझे करंट अपनी तरफ आता हुआ दिखेगा आउट ऑफ द प्लेन। कितना वायर आ रहा है? 1 एम्पियर के 4 वायर हैं, सभी में सेम करंट है। इफेक्टिवली मैं बोल देता हूँ यहाँ पर 4 एम्पियर करंट इस तरीके से आ रहा है, ठीक। अच्छा, यहाँ पर इसके कारण मैग्नेटिक फील्ड कैसे होगा? यहाँ पर देखो, राइट हैंड रूल का यूज़ करो इस तरीके से, कर्ल रूल। राइट हैंड से करोगे तो आपको ऐसे घूमता हुआ दिखेगा, है ना। यानी कि यहाँ पर इस दिशा में मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास इस तरीके से फील्ड लाइंस आने वाली। तो इसको मैं बना देता हूँ, ये हमारी फील्ड लाइंस आ गई। ऑलराइट, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड किधर है? पहली बात तो नॉर्थ की तरफ होगा। नॉर्थ से ऐसे नहीं होता, वो नॉर्थ से थोड़ा सा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन पे होता है, लेकिन डिक्लिनेशन की वैल्यू 0 है। तो वो नॉर्थ साउथ वाला जो प्लेन होगा ऐसा, उसी में होने वाला है, यानी कि इसी प्लेन में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड है। लेकिन एंगल ऑफ डिप है, कितना डिप है? नॉर्थ की तरफ होता, लेकिन उससे हमारे पास 35 डिग्री के डिप पर है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर हमारे पास, अगर मैं बात करूँ इस जगह पे, ये है हमारा एब्सोल्यूट नॉर्थ, ये है हमारा एब्सोल्यूट साउथ, और अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड BE इस तरफ है,
ये एंगल है 35 डिग्री। ऑलराइट, किसी भी करंट कैरिंग वायर से 4 सेंटीमीटर की दूरी पर मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर, उसका डायरेक्शन तो हमें आ चुका है, उसका क्या मैं मैग्नीट्यूड पता कर सकता हूँ? यहाँ पर देखो वो होगा इस तरफ, ये है हमारा बी वायर, और यहाँ पर वो होगा इस तरफ, ये है हमारा बी वायर। उसका मैग्नीट्यूड पता करते हैं पहले। बी वायर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो होगा म्यू नॉट आई अपॉन 2πd। वैल्यूज रखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 2π की वैल्यू जाएगी 2 इंटू 10⁻⁻7, करंट की वैल्यू है 4 और डिस्टेंस की वैल्यू है 0.04 मीटर। कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10⁻⁵ विच इज इक्वल टू 0.2 गॉस। अच्छा, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ का मैग्नीट्यूड कितना है? वो है 0.39 गॉस। यहाँ पर देख के बताओ कौन सी वैल्यू बड़ी है। यहाँ पर हमें देख के पता चलता है अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड बड़ा है, और यहाँ पर मैंने डायग्राम में जो बना दिया था ये हमारा वायर के कारण मैंने इसको बड़ा बना दिया था। तो इन्हीं वेक्टर्स को मैं रीड्रॉ कर लेता हूँ ताकि हमें वेक्टर एडिशन वगैरह करना आसान हो जाए। यहाँ पर मैं देखता हूँ इस तरीके से है मेरे पास बी अर्थ, यहाँ पर मेरे पास बी वायर इस तरीके से, और इन दोनों का कुछ रिजल्टेंट होगा जो हमें पता करना है। तो इन दोनों का रिजल्टेंट आप कैसे बना सकते हो? पैरेललोग्राम लॉ लगाओ इस तरीके से, ऐसे, और हमारे पास ये आ जाएगा रिजल्टेंट वेक्टर बी नेट, या इसको बी रिजल्टेंट आप बोल सकते हो। यहाँ पर क्या हो रहा होगा इस पॉइंट का? पहले तो इन पॉइंट्स के नाम रख देते हैं। दिस इज पॉइंट लेट्स से बिलो वाला, दिस इज अबव। अबव पॉइंट पर हमारे पास देखो इस दिशा में है बी वायर, इस दिशा में है बी अर्थ, और हमारे पास अब की बार जो रिजल्टेंट आ जाएगा वो यहाँ पर ये आएगा ऐसे, दिस इज बी नेट। दोनों कैलकुलेशंस हम कर सकते हैं। एक में हम देखते हैं, देखो अगर ये वाला एंगल था 35 डिग्री तो यहाँ पर रिजल्टेंट का एंगल कम आने वाला है। यहाँ पर ये वाला एंगल था 35 डिग्री, तो अब ये जो फाइनल एंगल आएगा वो ज़्यादा आएगा। कैलकुलेशन सॉल्व करते हैं। पहले हम करेंगे एट अ पॉइंट बिलो, यहाँ वाले पॉइंट के बिलो द वायर, बिलो द वायर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कितना आ जाएगा? बी एच हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसका आ जाएगा हमारे पास बीई का cos 35 माइनस बी डब्ल्यू इज इक्वल टू बीई cos 35 माइनस बी वायर विच इज इक्वल टू 0.39 cos 35 माइनस 0.2 गॉस विच टर्न्स आउट टू बी 0.12 गॉस। अच्छा, यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड का एक वर्टिकल कंपोनेंट है, उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी? वो तो ये बीई का जो साइन थीटा है ये वाला, वही सेम यहाँ रहने वाला है। तो बी वर्टिकल इज इक्वल टू बीई साइन 35 विच इज इक्वल टू 0.22 जी। ये बी वर्टिकल नीचे की तरफ है, ये बी हॉरिजॉन्टल इस तरफ। ये इस तरफ कौन सा डायरेक्शन था? देखो ये इस तरफ था नॉर्थ, तो यहाँ मैं लिख दूंगा नॉर्थ, यहाँ मैं लिख दूंगा डाउन। क्या मैं ये एंगल पता कर सकता हूँ? यहाँ पर जो रिजल्टेंट के बीच में जो एंगल आया है वो एंगल का टैन थीटा हो जाएगा बी वर्टिकल अपॉन बी हॉरिजॉन्टल विच इज इक्वल टू 0.22 अपॉन 0.12। यहाँ से इस थीटा की वैल्यू आ जाती है अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 62 डिग्री। ऑलराइट, हमारे पास इसका एंगल आ गया, ये एंगल है 62 डिग्री। क्या मैं इसका रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता कर सकता हूँ? इस केस में लिखूंगा मैग्नीट्यूड ऑफ नेट इज इक्वल टू, ये जो वेक्टर है इसका नेट की वैल्यू जाएगी अंडर रूट ऑफ बी हॉरिजॉन्टल का स्क्वायर प्लस बी वर्टिकल का स्क्वायर विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 0.22 का स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ 0.12 का स्क्वायर विच टर्न्स आउट टू बी 0.25 गॉस। और यही हमारा आंसर है फॉर अ पॉइंट बिलो द वायर, यहाँ वाले पॉइंट। अब अबव द वायर इस वाले पॉइंट के लिए भी सेम कैलकुलेशन करेंगे। डिफरेंस क्या है? देखो वर्टिकल कंपोनेंट में कोई डिफरेंस नहीं आया,
हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में पहले ऑपोजिट डायरेक्शन में थे, अब सेम डायरेक्शन में आ गए, तो यहाँ पे माइनस की जगह प्लस कर देना। तो यही कैलकुलेशंस हैं, इसको कर लेते हैं। टू अबव द वायर हमारे पास बी हॉरिजॉन्टल की वैल्यू आ जाएगी 0.39 cos 35 प्लस 0.2 विच इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ जाती है 0.52 जी गॉस। बी वर्टिकल की वैल्यू आ जाएगी, बी वर्टिकल सेम आएगा हमारे पास बी ई का साइन 35 विच इज इक्वल टू 0.22 जी। यहाँ पर मैं रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड पता कर सकता हूँ। मैग्नीट्यूड ऑफ नेट जो हमारे पास आया है ये वाला वेक्टर, उसका जो मैग्नीट्यूड हो जाएगा वो हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 0.52 का स्क्वायर प्लस 0.22 का स्क्वायर विच टर्न्स आउट टू बी 0.57 गॉस। और यहाँ पर जो थीटा की वैल्यू जाएगी वो आ जाएगी tan इनवर्स बी वर्टिकल डिवाइडेड बाय बी हॉरिजॉन्टल, है ना, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल डिवाइडेड बाय हॉरिजॉन्टल। तो वो tan थीटा की वैल्यू जाएगी, tan इनवर्स वर्टिकल की वैल्यू थी 0.22 डिवाइडेड बाय 0.52 which means theta is approximately equal to 23 डिग्री। और यही हमारा आंसर है। A compass needle free to turn in a horizontal plane is placed at the center of a circular coil of 30 turns and radius 12 centimeter. The coil is in a vertical plane making an angle of 45 degree with the magnetic meridian. When the current in the coil is इतना, the needle points west to east. तो इसमें हमें क्या करना है, इसमें हम मान लेंगे पहली बात तो हमारा एंगल ऑफ डिक्लिनेशन 0 है, क्योंकि हमें बताया नहीं है कि मैग्नेटिक नॉर्थ और जियोमेट्रिक नॉर्थ में कुछ डिफरेंस है क्या, नहीं है, मतलब 0 है। ऑलराइट, तो यहाँ पर है, हमारे पास ड्रॉ करना शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कंपास नीडल फ्री टू टर्न इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज प्लेस्ड एट द सेंटर ऑफ ए कॉइल। कॉइल में इतने टर्न्स हैं, उसका रेडियस हमें दिया है। कॉइल इज इन अ वर्टिकल प्लेन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद द मैग्नेटिक मेरिडियन। तो हमारे पास मैग्नेटिक मेरिडियन बनाई जाए, ये है मैग्नेटिक नॉर्थ, ये है मैग्नेटिक साउथ। इससे 45 डिग्री में उस कॉइल का प्लेन है, तो वो प्लेन या तो ऐसे हो सकता है 45 डिग्री, ये भी हो सकता है, या फिर वो इस तरीके से हो सकता है, ये भी हो सकता है 45 डिग्री। अच्छा, दोनों ही केस में अगर प्लेन इस तरीके से है, उसके कारण जो हमारे पास उसका मैग्नेटिक मोमेंट बनेगा वो या तो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा, क्योंकि करंट का भी सेंस है, या फिर वो इस तरफ आएगा या इस तरफ आएगा। चारों में से कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है, इस तरफ इस तरफ इस तरफ, कोई भी पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखते हैं क्या है। लेकिन एक चीज़ हमें पक्की है कि यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड ऑफ अर्थ जो है वो इस तरफ है, ये है बी अर्थ। When the current in the coil is 0.35 ampere, the needle points west to east. West किधर है? West इस तरफ है, ईस्ट इस तरफ है। तो यहाँ पर पहले लिख दो, ये है हमारा वेस्ट, ये है हमारा ईस्ट। वेस्ट टू ईस्ट इस तरीके से एक लाइन ड्रॉ कर। नीडल ने किस तरफ पॉइंट किया है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि नेट रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इधर आने वाला है, बी रिजल्टेंट। अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड तो हमेशा रहने वाला है, इसके साथ में हम ऐड कर रहे हैं एक और मैग्नेटिक फील्ड कॉइल का, जिसके कारण रिजल्टेंट इधर आ रहा है। और कॉइल की 4 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो वो इधर होगा, या तो वो इधर होगा, या तो वो इधर होगा, या तो वो इधर होगा। इन चारों में से कौन सा वाला वेक्टर पॉसिबल है जिसके कारण हमें फाइनल रिजल्ट ये वाला मिल जाए? तो हमें पता चलता है कि वो एक्चुअली ये वाला वेक्टर होगा, जिसका अगर हम ये कॉम्पोनेंट देखें तो इसका मैग्नीट्यूड इसके मैग्नीट्यूड के बराबर हो जाएगा, और हमारे पास इस तरफ ये वैल्यू आ जानी है। यहाँ पर हमारे कॉइल का हम इस तरीके से डायग्राम बना देते हैं। बी कॉइल इस तरफ आएगा, और बी कॉइल वेक्टर प्लस बी अर्थ का वेक्टर मिल करके हमारे पास जो बी रिजल्टेंट वेक्टर आता है, ये पॉइंट करता है वेस्ट टू ईस्ट। हमारे पास ये वाला जो एंगल है, ये एंगल है 45 डिग्री, क्योंकि हमारी जो कॉइल थी, कॉइल ने 45 डिग्री का एंगल बना रखा था। इस तरीके से हमारी कॉइल रही होगी, तो ये एंगल सारे के सारे 45 डिग्री हमें दिए हुए हैं, और ये एंगल आ जाता है 45 डिग्री। अब कैलकुलेशन स्टार्ट करने चलते हैं। डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड एट द लोकेशन।
हमें ये वाला मैग्नेटिक फील्ड पता करना है। कैसे पता करोगे? देखो, क्या हम बी कॉइल पता कर सकते हैं? यस, इसका मैग्नीट्यूड हम पता कर सकते हैं क्योंकि हमें सारी की सारी वैल्यूज़ यहाँ पे दी हुई हैं। तो उसको कैलकुलेट कर लेते हैं। बी कॉइल का जो मैग्नीट्यूड है उसकी वैल्यू हो जाएगी म्यू नॉट एन आई अपॉन 2r। वैल्यूज रखो। म्यू नॉट की वैल्यू है 4 पाई इंटू 10⁻⁻�7। नंबर ऑफ टर्न्स हैं 30। करंट की वैल्यू है 0.35 एम्पियर डिवाइडेड बाई 2 इंटू रेडियस की वैल्यू है 0.12 और इसकी वैल्यू आ जाती है 5.5 इंटू 10⁻⁻5 टेस्ला, या फिर इसी को हम लिख सकते हैं 0.55 गॉस। अब देखो, ये कॉइल का मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ है, 45 डिग्री का ये एंगल है, और यहाँ पर इसका ये जो कंपोनेंट है नॉर्थ साइड वाले डायरेक्शन में, ये वाला दिस वैल्यू ये एग्जैक्टली इसके बराबर होगी, तभी हमारे पास इन दोनों का रिजल्टेंट इधर आ रहा है। या फिर आप ऐसे देख लो, इसी वाले वेक्टर को उठा करके अगर मैं यहाँ रख दूं तो बी अर्थ प्लस बी कॉइल इज इक्वल टू बी रिजल्टेंट। ये वाला एंगल हो जाएगा 45 डिग्री। तो मैं देख करके यहाँ से बोल सकता हूँ बी अर्थ इज इक्वल टू बी कॉइल cos 45 degree which is equal to 0.55 into 1 by root 2 which is equal to 0.39 g। यही हमारा आंसर है। डिटरमिन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ द अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज आंसर नंबर ए। नेक्स्ट पार्ट, द करंट इन द कॉइल इज रिवर्स। करंट इन द कॉइल रिवर्स कर दिया। करंट इन द कॉइल रिवर्स किया है तो ये हमारे पास अब इस तरफ आ जाएगा, ठीक है। And the coil is rotated about its vertical axis by an angle of 90 degree in anti-clockwise sense looking from above। तो अभी हम एक्चुअली above से ही देख रहे हैं। तो हमने जब इसका करंट रिवर्स किया तो हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड इस तरफ आ गया। फिर हमने इसको काउंटर क्लॉकवाइज और 90 डिग्री घुमाया तो हमारे पास बी कॉइल यहाँ पर आ जाएगा। तो हम इसको बना देते हैं, दिस इज बी डैश कॉइल, ठीक है। क्या उसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा? हमने करंट का बस साइन बदला है तो हमारे पास मैग्नीट्यूड तो उतना ही निकल के आएगा 0.55 जी। ऑलराइट, प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द नीडल, टेक द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन ऑफ द प्लेन। तो हमें अब कॉइल बताना है कि इस तरफ ये जो हमारे पास इधर कंपास नीडल थी, अब वो किस तरह पॉइंट करेगी। तो पहले जब हमारे पास अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड था और ये वाला मैग्नेटिक फील्ड था तो नेट इधर आता था। अब हमारे पास ये उतना का उतना ही है, इसको हमने बदल दिया है इस तरीके से। अच्छा देखो, दोनों के ही केस में जो नॉर्थ साउथ वाला कंपोनेंट था वो तो बराबर है, जो कि इसके बराबर था तो वो कैंसिल आउट हो जाते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास एक इस तरफ अनबैलेंस मैग्नेटिक फील्ड बचा रहेगा जिसके कारण नीडल इस तरफ पॉइंट करेगी, और ये डायरेक्शन क्या है? ये है ईस्ट टू वेस्ट। तो हमारा आंसर आ जाता है पार्ट बी का ईस्ट टू वेस्ट। और ये बहुत ही अच्छा सवाल था। A magnetic dipole is under the influence of two magnetic fields. Okay, the angle between the field direction is 60 degree, and one of the field has a magnitude of 1.2 into 10⁻⁻2 Tesla. If the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, what is the magnitude of the other field? यार ये ना सीधे सीधे वेक्टर्स का सवाल है, इसका मैग्नेटिक फील्ड से कोई लेना देना है नहीं, rather than उसकी टर्म्स का हमने नाम ले लिया है। सबसे पहले तो मैग्नेटिक डाइपोल है, उसके अंदर वो दो मैग्नेटिक फील्ड की इन्फ्लुएंस में है और उन दोनों के बीच में एंगल है 60 डिग्री। तो पहले तो मैं बना देता हूँ, यहाँ पर है मेरे पास B1 और ये है मेरे पास B2। ओके, मुझे नहीं पता उनके मैग्नीट्यूड कितने हैं, और इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो है 60 डिग्री, ये मुझे बता दिया गया है। ओके, वन ऑफ द फील्ड हैज़ ए मैग्नीट्यूड ऑफ 1.2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। तो मान लो मैं B1 को ही बोल देता हूँ, दिस इज 1.2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। Cool. If the dipole comes to stable equilibrium at an angle of 15 degree with this field, इस वाले की बात हो रही है ना, जो वैल्यू दी थी। अच्छा एक बात बताओ, वो जो नीडल है, अब यहाँ पर हमारे पास पहली बात तो इनका रिजल्टेंट इधर कहीं होगा, है ना। अगर इसका मैग्नीट्यूड यहाँ पर कम होता, इसका मैग्नीट्यूड कम होता तो रिजल्टेंट इधर होता, इसका मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा होता तो रिजल्टेंट इधर होता, पर रिजल्टेंट होगा यहाँ से यहाँ, यहाँ यहाँ, इसी किसी डायरेक्शन में 15 डिग्री पर है, यानी कि हमारे पास रिजल्टेंट वेक्टर है वो इधर कहीं आ रहा है ऐसे 15 डिग्री पर। दिस इज रिजल्टेंट, करेक्ट।
अच्छा, ये रिजल्टेंट 15 डिग्री पर आ रहा है और वो इन दोनों वेक्टर्स का एडिशन है, तो ये B2 जो मैंने बनाया हुआ है एक्चुअली गलत बनाया हुआ है, मुझे B2 बना देना चाहिए इतना सा ये। अब आप देखो, दिस इज B2, दिस इज B1, दोनों का सम पैरेललोग्राम लॉ से ये आ रहा है ग्राफिकली। ठीक है, तो इसको मैं लिख देता हूँ, दिस इज B2। हमें पता करना है व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द अदर फील्ड। तो हमें रिजल्टेंट का एक एंगल दे रखा है, इसका मैग्नीट्यूड दे रखा है, हमें इसका मैग्नीट्यूड बताना है। अभी वेक्टर का सवाल बन चुका है, इसको कैसे सॉल्व करोगे? तो देखो, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। पहला तरीका तो क्या कि यहाँ पर मैं इसका डायग्राम पहले बड़ा करके बनाऊँ। यहाँ पर हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट में इसमें मेरे पास है B1 प्लस B2 का cos 60 होगा, फिर इसी का एक वर्टिकल कंपोनेंट होगा और उन दोनों का मैं tan थीटा कर दूंगा तो tan 15 वैल्यू आनी चाहिए। तो पहली इक्वेशन तो मुझे वहाँ से मिल जाएगी और उसी से हम सॉल्व भी कर सकते हैं। मैं लिख सकता हूँ tan 15 डिग्री इज इक्वल टू B2 sin 60 डिवाइडेड बाय B1 प्लस B2 cos 60 डिग्री। ठीक है, ये क्या हो गया? tan 15, इस वाले ट्राइंगल का tan 15 इज इक्वल टू B2 sin 60 क्या है? ये वाली। और B1 प्लस B2 cos 60 क्या है? B1 है ये और B2 cos 60 है ये। तो ये हमारे पास ट्रिग्नोमेट्री से एक इक्वेशन है, इसको आप सॉल्व करके देखो। हमें पे ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है, ये वैल्यू पता है। B2 बस आपको निकालना, आप यहाँ से निकाल सकते हो। इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। B1 प्लस B2 cos 60 क्या हो जाएगा? B2/2 इज इक्वल टू B2 साइन 60 होता है √3/2 इंटू 1/tan 15। tan 15 की वैल्यू होती है 0.268। यहाँ से हम सॉल्व कर सकते हैं। B1 की वैल्यू रख देंगे तो B1 इज इक्वल टू 1.2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला इज इक्वल टू B2 √3/2 इंटू 1 ये जो भी एक न्यूमेरिक वैल्यू है, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आ जाती है 3.23 माइनस ये B2/2 यानी कि 0.5 B2 इस तरफ जाएगा तो ये आ जाएगा 0.5। यहाँ से B2 की वैल्यू आ जाती है 1.2 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला डिवाइडेड बाई 3.23 माइनस 0.5, ये कितना हो जाता है? 2.73। आप इसकी न्यूमेरिक कैलकुलेशन करोगे तो ये आ जाता है 0.44 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला, और यही हमारा आंसर है। लेकिन आप बोलोगे यार ये कैलकुलेशन कैसे कर दी? तो इसको सॉल्व करने का और एक तरीका होता है, दूसरा वेक्टर मेथड लगाते हैं। देखो, मैं इसी को जूम इन कर दूंगा, ये जो हमारा ट्राइंगल बन रहा है इसी को मैं जूम इन करता हूँ। ये है हमारा रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पर है हमारा B1, दिस इज B1, ये एंगल है 15 डिग्री, है ना, और ये है हमारा B2, दिस इज B2, ये वाला एंगल है 60 डिग्री। इतना हमें दिया हुआ है। अब यहाँ पर एक इस तरीके से आप परपेंडिकुलर गिरा दो ऐसे। ओके, अच्छा, ये एंगल 60 डिग्री है, ये एंगल 15 डिग्री है, तो क्या कोई बता सकता है ये एंगल कितना हो जाता है? हमें पता है ये जो एक्सटर्नल एंगल है वो इसका और इसका सम होता है, तो 60 इज इक्वल टू 15 प्लस एक्स। तो यहाँ से x की वैल्यू, ये एंगल मुझे पता चल जाता है, दिस एंगल इज 45 डिग्री, है ना। अब देखो ये सवाल कितना ज़्यादा सिंपल हो गया। B1 का जो साइन 15 है वही B2 का साइन 45 है। क्लियर? तो यहाँ से हम देख देंगे B1 साइन 15 इज इक्वल टू B2 साइन 45। B2 की वैल्यू आ जाती है B1 इंटू साइन 15 अपॉन साइन 45। वो कितना होता है? साइन 45 होता है 1/√2, तो वो आ जाएगा ऊपर √2 इस तरीके से मल्टीप्लाई करके। इसकी अगेन वैल्यू आ जाएगी 0.44 इंटू 10⁻⁻2 टेस्ला। इस तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। A monoenergetic 18 kilo electron volt electron beam initially in the horizontal direction is subjected to a horizontal magnetic field of 0.04 G normal to the initial direction. Okay, estimate the up or down deflection of the beam over a distance of 30 centimeter. Mass of electron दिया हुआ है और note there data in this exercise are so chosen that the answer will give you an idea of the effect of Earth's magnetic field on the motion of electron beam from the electron gun to the screen in a TV set. अब आजकल तो ऐसा नहीं होता है,
पुराने ज़माने में कैथोड रे टीवी ट्यूब्स होते आए थे, उसमें इलेक्ट्रॉन फेंका जाता था और वो सामने एक स्क्रीन पे टकराता था, जिस पे जैसे ही इलेक्ट्रॉन आते थे तो वो चमकती थी, वहाँ से लाइट निकलती थी। इस तरीके से टीवी पे इमेजेस क्रिएट की जाती थी और वो टीवी इतना बड़ा होता था, तो उसमें ये बोल रहे हैं कि 30 सेंटीमीटर जो हमारी इलेक्ट्रॉन का ट्रैवलिंग डिस्टेंस होता है वो होता है। बड़े टीवीज़ में ज़्यादा हो जाता होगा। बोलना चाहते हैं कि इस 30 सेंटीमीटर के दौरान इलेक्ट्रॉन को इतने ज़्यादा वोल्टेज से जब हम एक्सेलरेट किया तो उसकी वेलोसिटी भी काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, फिर भी उसके जो पाथ में डिफ्लेक्शन है वो बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू 30 सेंटीमीटर। चेक कर लेते हैं वो डिफ्लेक्शन कितना है। अच्छा, यहाँ पे बोला है कि ये वैल्यूज ऐसी ली हैं कि ये जो मैग्नेटिक फील्ड है वो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होगा। क्या अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड इस ऑर्डर का होता है? यहाँ पर एक्चुअली जो वैल्यू होनी चाहिए थी वो 0.4G होनी चाहिए थी और इसका आंसर भी एनसीईआरटी में जो है वो 0.4G के हिसाब से दिया हुआ है। तो इसीलिए यहाँ पर करेक्शन कर लेंगे और इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.4G। सॉल्व करना शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हमारे पास इसको 18 किलो इलेक्ट्रॉन वोल्ट वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो हमें पता है चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी गेन विच इज इक्वल टू हाफ mv²। यहाँ से वेलोसिटी की वैल्यू आ जाती है, वेलोसिटी इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय चार्ज है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो है 18,000, है ना, डिवाइडेड बाय मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, उसकी वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। यहाँ पे देखो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन बोला हुआ है 9.11 इंटू 10⁻19 कूलम। तो ये वाली वैल्यू दी है मास की, ये पीछे लगा दिया है चार्ज का। एनसीईआरटी ने जिसने टाइप किया इस क्वेश्चन में बहुत मिस्टेक्स करी हैं ये तो डायमेंशनली इनकरेक्ट है। और राइट, यहाँ से आप इसका अंडर रूट लेना ना भूलें क्योंकि ये v² आता है। वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ से आप कैलकुलेट करोगे सारी वैल्यूज रखने के बाद तो अप्रॉक्सीमेटली आ जाती है 8 इंटू 10⁻7 मीटर पर सेकेंड। ये लाइट की स्पीड के बहुत करीब है। क्या हमें रिलेटिविस्टिक इफेक्ट्स को कंसिडर करना चाहिए? अभी नहीं करेंगे क्योंकि पहले ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड है। और राइट, वो वैसे भी 10⁻8 होता है, यहाँ पे 3 उससे तो काफ़ी कम है। 30 की जगह ये हमारे पास सिर्फ वैल्यू 8 आई है, इग्नोर तो नहीं कर सकते। अब होगा क्या, हमारे पास मान लो कहीं पे मैग्नेटिक फील्ड है इस तरीके से, ये मैग्नेटिक फील्ड है, इसके अंदर हमारे पास इलेक्ट्रॉन इस तरीके से एंटर करता है ऐसे। अच्छा, इलेक्ट्रॉन ऐसे एंटर करता है, बताओ इसमें फोर्स का डायरेक्शन क्या लगेगा? डायरेक्शन ऑफ फील्ड में अपने उंगलियों को इस तरीके से करो और जिस तरफ चार्ज मूव कर रहा है ना, पॉजिटिव चार्ज की तरफ थंब को मूव करना है। तो इनसाइड द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड पॉजिटिव चार्ज इस तरफ, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है यानी पॉजिटिव चार्ज इधर मूव, तो इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा। और आप देखते हो यहाँ पर कि हमारे पास जो फोर्स का डायरेक्शन है वो इस तरफ आ जाएगा, फोर्स ऐसे। और फोर्स ऐसे आ जाएगा तो ये इस तरीके से सर्कुलर मोशन करता है एक्चुअली। लेकिन हमारे पास जो फोर्स और इसका जो रेडियस है, रेडियस को आप कैलकुलेट कर लो, रेडियस बहुत ज़्यादा आ जाता है। तो हम यहाँ पर इसको मान लेंगे कि यहाँ पर ये ऑलमोस्ट ऐसे ही है और अभी तक भी जो डायरेक्शन इस तरफ आने वाला है हमारे पास इस तरीके से डिफ्लेक्शन हो जाएगा। हम सर्कुलर मोशन की जगह मान सकते हैं कि इसने प्रोजेक्टाइल मोशन किया है इस छोटी रेंज में। रेंज छोटी है रिलेटिवली, और यहाँ पर हम देखो इसका एक्सेलरेशन होगा नीचे के डायरेक्शन में कुछ, वो एक्सेलरेशन कितना हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाता है फोर्स डिवाइडेड बाय मास। फोर्स कितना लगा था? QVB अपॉन मास, एक्सेलरेशन आ गया। अच्छा, डिफ्लेक्शन कितना हो जाएगा? यहाँ पर अगर हमारे पास ये टोटल डिस्टेंस था कैपिटल D जिसकी वैल्यू है 30 सेंटीमीटर, और हमारे पास ये है हमारे पास D जो है डिफ्लेक्शन, D इज इक्वल टू वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन की इक्वेशन लिख दो। इनिशियली सारी की सारी स्पीड इस तरफ थी, तो वर्टिकल डायरेक्शन में कोई स्पीड नहीं थी, तो इस डायरेक्शन में u इज इक्वल टू 0 ले लेंगे। d इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t² होता है। u की वैल्यू 0 है इनिशियली इन द वर्टिकल डायरेक्शन, इज इक्वल टू हाफ एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी है? QVB अपॉन m इंटू टाइम कितना लगेगा? देखो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में टाइम कितना लगेगा? डिस्टेंस है कैपिटल D, वेलोसिटी है v, तो यहाँ पर आ जाएगा d अपॉन v का स्क्वायर विच इज टाइम t। और राइट, यहाँ पर हमारे पास अब इसको सारी की सारी वैल्यूज रखते जाने, d की वैल्यू आ जाएगी हाफ इंटू QBD² अपॉन mv। एक v से एक v कट जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर है
और यहाँ पे सारी की सारी वैल्यूज रखते जाऊँगा मैं। क्यू की वैल्यू होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 मल्टीप्लाइड बाय बी की वैल्यू दी हुई है 0.4 इंटू 10⁻⁻4। 0.4 जी को टेस्ला में लेके आना है, मल्टीप्लाइड बाय डी की वैल्यू है 0.3 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2। मास की वैल्यू है 9.1 इंटू 10⁻31 और वेलोसिटी की वैल्यू आई अप्रॉक्सीमेटली 8 इंटू 10⁻7। यहाँ से आप इसको सॉल्व करोगे तो ये वैल्यू आती है 0.00395 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4 mm। हमारे 30 सेंटीमीटर ट्रैवल में 4 मिलीमीटर का इस तरीके से डेविएशन आ गया। परसेंटेज में निकालना चाहो तो यह आ जाता है 0.4 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 30 सेंटीमीटर इंटू 100 विच इज अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 1.3%। इतना डिफ्लेक्शन हमें देखने को मिलता है। A sample of paramagnetic salt contains 2 into 10⁻24 atomic dipoles, each of dipole moment 1.5 into 10 joule per Tesla. The sample is placed under a homogeneous magnetic field of इतने Tesla and cooled to a temperature of 4.2 Kelvin. The degree of magnetic saturation achieved is equal to 15%. पहले तो इतने का मतलब समझते हैं, इतने में होता क्या है। देखो हमारे पास इतने सारे एटॉमिक डाइपोल्स हैं, अगर सारे के सारे एक तरफ अलाइन हो जाते तो हमारे पास मैग्नेटिक मोमेंट कितना आता। हम देख लेते हैं टोटल m एट 100% अलाइनमेंट, उसकी वैल्यू आ जाती है 2 इंटू 10⁻24 मल्टीप्लाइड बाय इतने तो नंबर ऑफ एटम्स है, एक एटम का कितना है 1.5 इंटू 10⁻23 जूल पर टेस्ला और इसकी वैल्यू आ जाती है 30 जूल पर टेस्ला या फिर आप इसको लिख सकते हो 30 एम्पियर मीटर स्क्वायर। ये तो 100% अलाइनमेंट पे मिलता है हमें, 100% सैचुरेशन पे। हमें 15% सैचुरेशन देखने को मिला है। क्यों 15% ही क्यों देखने को मिला? मे बी हमने जो फील्ड लगाया था वो उतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं था, इसलिए हमें 100% सैचुरेशन देखने को नहीं मिला। तो एक काम करते हैं, एट 15% सैचुरेशन उसकी वैल्यू आ जाती है 0.15 इंटू 30 विच इज़ अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 4.5 जूल पर टेस्ला। ये हमें मिलता है। कब हो रहा है ये सब वैल्यू हो रही है एट 4.2 केल्विन, है ना। एट कितना हमने लगाया था 0.64 टेस्ला। अच्छा, अगर मैं टेस्ला बी की वैल्यू बढ़ाता हूँ तो ये 15% की जगह 16, 17, 18, 30, 100% कुछ भी हो सकता था, राइट। और हमें बोला जाए कि अब हमने टेम्परेचर की वैल्यू कम कर दी है और मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू बढ़ा दी है। हमें पता करना है कि हमारे पास जो मैग्नेटिक मोमेंट है वो अब कितना हो जाएगा। तो पहले समझने की कोशिश करते हैं मैग्नेटिक मोमेंट डिपेंड किस पे करता है। देखो हमें एक चीज़ पता है कि मैग्नेटिक मोमेंट m विल बी प्रोपोर्शनल टू हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड कितना है, तो वो b के प्रोपोर्शनल होगा। और हमें एक और चीज़ पता है, मैग्नेटिक मोमेंट विल बी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू t, अज्यूम क्यूरीज लॉ। तो यहाँ पर हमारे पास इससे आ जाता है m इज प्रोपोर्शनल टू b बाय t। इसको देखने का और एक तरीका है, क्यूरीज लॉ के हिसाब से देखो क्या होता है। हमें पता है I डिवाइडेड बाय h। I क्या होता है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, कितना मैग्नेटाइजेशन मिला है। h होता है हमारा मैग्नेटाइजिंग फील्ड। h हमारा एक्चुअली b के प्रोपोर्शनल होता है, ये जो मैग्नेटिक फील्ड वहाँ पर लगाया जा रहा है ना। और I इज प्रोपोर्शनल टू m, ठीक है। हमें जो मैग्नेटिक मोमेंट फाइनली मिल रहा है वही तो I के बराबर, मतलब उसकी प्रोपोर्शनैलिटी में होगा। और इसकी वैल्यू होती है काई m, है ना, विच इज प्रोपोर्शनल टू 1/t। ओके, ये होती है मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी। तो यहाँ से आपको फिर से वही चीज़ मिल जाएगी, m इज प्रोपोर्शनल टू b/t। ओके, तो हमें इफेक्टिवली अब देखना क्या है, हमें दो केस दिए गए हैं। हमें देखना है m2 डिवाइडेड बाय m1 विच इज इक्वल टू m2 की वैल्यू हो जाएगी m2 डिवाइडेड बाय m1, ये आ जाएगा b2 डिवाइडेड बाय t2 अपॉन b1 डिवाइडेड बाय t1। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ b2 t1 अपॉन b1 t2। यहाँ से m2 की वैल्यू आ जाती है m2 इज इक्वल टू m1 टाइम्स b2 t1 अपॉन b1 t2 विच इज इक्वल टू, सारी की सारी वैल्यूज रखते जाओ। m1 की वैल्यू थी 4.5 जूल पर टेस्ला, b2 की वैल्यू है 0.98 टेस्ला
डिवाइडेड बाय B1 की वैल्यू कितनी थी 0.64। टेम्परेचर में चेंज देखो, T1 पहले था 4.2, फिर बाद में कम किया गया उसे, तो पहले था 4.2, बाद में उसको कम कर दिया गया है 2.8। इसकी न्यूमेरिक वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो याद आता है 10.3 जूल पर टेस्ला। पहले कितना था 4.5 जूल पर टेस्ला। तो अगर हम टेम्परेचर की वैल्यू कम करते हैं तो ये बढ़ जाता है, और हमने बी की वैल्यू भी बढ़ाई है, देखो है ना, 6.64 से 0.98 किया था, तो हमने इसको बढ़ाया था, इसको कम किया था, तो ऑब्वियसली एम की वैल्यू बढ़नी थी, और यही हमारा आंसर है। A Roland ring of mean radius 15 cm has 3500 turns. Roland ring क्या होती है? टॉरॉइड, उसकी जैसी कुछ टॉरॉइड। A wire wound on a ferromagnetic core of relative permeability 800. What is the magnetic field B in the core of a magnetizing current of 1.2 ampere? बहुत ही आसान है। देखो B की वैल्यू कितनी होती है? B की वैल्यू आती है अपनी म्यू नॉट एन आई। अगर कोई कोर नहीं होता, अब की बार हमने उसमें कोर लगा दिया है, तो म्यू आर रिलेटिव परमिएबिलिटी हम यहाँ लगा देंगे। वैल्यू रखना शुरू करते हैं। म्यू आर की वैल्यू है 800, म्यू नॉट की वैल्यू कितनी है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7। एन की वैल्यू कितनी है, देखो हमारे पास 3500 टर्न्स हैं और मीन रेडियस है 15 सेंटीमीटर, तो यहाँ पर एन की वैल्यू हो जाएगी 3500 डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। लेंथ कितनी होती है 2 पाई आर मीन, 2 पाई इंटू आर मीन की वैल्यू है 0.15 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाइड बाय करंट कितना है 1.2। यहाँ पर ये कट जाता है हमारे ट्वाइस, और हमारी न्यूमेरिक वैल्यू आ जाती है 4.48 टेस्ला, जो कि हमारा आंसर है। The magnetic moment vector μs and μl associated with the intrinsic spin angular moment s and the orbital angular momentum l respectively of an electron are predicted by quantum theory and verified experimentally to a high accuracy to be given by this and this। तो हमारे पास एक्चुअली क्वांटम थ्योरी में ये चीज़ें डिराइव होती हैं, उनको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई भी कर लिया गया है। विच ऑफ दिस रिलेशन इज इन अकॉर्डेंस विद द रिजल्ट एक्सपेक्टेड क्लासिकली। तो ये हम एक्चुअली क्लासिकल मैकेनिक्स में या क्लासिकल जो भी हम अभी तक पढ़ा है उसके ज़रिए डिराइव नहीं कर सकते, लेकिन क्या क्लासिकली इनमें से कोई रिजल्ट मैच करता है? अभी हम देखेंगे कि ये वाला रिजल्ट मैच करता है, ये नहीं करता है। तो ये वाला रिजल्ट कैसे मैच करता है, इस चीज़ को देख लेते हैं। हमारे पास जो एंगुलर मोमेंटम है इस तरीके से, वो कितना हो जाता है, वो हो जाता है mv/r। ठीक है, हमें पूछा है ये म्यू एल। अच्छा, मोमेंट कितना हो जाएगा हमारे पास, म्यू एल की वैल्यू हो जाती है, अगर हम मान लें कि हमारे पास एक इस तरीके से इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रहा है ना सर्किल में, तो हमारे पास इसका कुछ रेडियस है और यहाँ पे कुछ करंट है, उसके कारण यहाँ पर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट होता है। या फिर हम लिख सकते हैं इसका आई इंटू एरिया, है ना, तो मैं लिख दूंगा करंट इंटू एरिया। अच्छा, करंट कितना हो जाएगा, चार्ज पर यूनिट टाइम, है ना, उस चार्ज यानी कि जो उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज है उसका टाइम पीरियड यहाँ पर मैं लिख दूँ, क्यू की वैल्यू मैं लिख दूँ E/T। ऑलराइट, एरिया कितना है पाई आर स्क्वायर। टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, अगर वो इस तरीके से चक्कर काट रहा है, उसकी वेलोसिटी है v और इसका रेडियस है r, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा, टाइम पीरियड इंटू वेलोसिटी विल बिकम 2 पाई आर। यहाँ से टाइम पीरियड की वैल्यू हो जाती है 2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी, तो यहाँ से मैं लिख दूंगा E/2 पाई आर डिवाइडेड बाई वी मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। यहाँ पर पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, हमारे पास वैल्यू देखो, एक आर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ERV/2 यहाँ पर वैल्यू आ जाएगी। एक काम करता हूँ, ऊपर और नीचे m से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर देता हूँ, देखो ये क्या बन जाता है mvr। mvr हमारा एंगुलर मोमेंटम का मैग्नीट्यूड है, तो दिस इज E/L/2m। ऑलराइट, यहाँ पर जो हमें वैल्यूज दी हुई है, यहाँ पर वेक्टर्स हैं, है ना, वेक्टर। तो अब यहाँ पर वेक्टर सेंस कैसे होगा, हमारे पास म्यू एल वेक्टर इज इक्वल टू -E/2m टाइम्स एंगुलर मोमेंटम वेक्टर।
माइनस क्यों आया? क्योंकि चार्ज इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव होता है, हमने तो बस यहाँ पर चार्ज की वैल्यू ले ली थी। अगर MVR हमारा एंगुलर मोमेंटम इस तरीके से घूम रहा है तो उसके करस्पॉन्डिंग करंट ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा, तो इसलिए माइनस हमारे पास यहाँ पर साइन आ जाता है और यही हमें प्रूव करना था। इसको हम प्रूव कर सकते हैं। दूसरा वाला हम प्रूव नहीं कर सकते। म्यू एस अपॉन एस ये इज इक्वल टू E/m कैन नॉट बी डेराइव्ड यूजिंग क्लासिकल फिजिक्स, और ये हमारा आंसर है। इसी के साथ हमने NCERT के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर लिए। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ क्रैशअप को सपोर्ट करो। इसके लिए आपको इस QR कोड को स्कैन करना है, डोनेट करना है, ताकि सभी तक और भी ज़्यादा हाई क्वालिटी वीडियोस पहुंच सके। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। क्रैशर्स!